अंतिम दिनों में शक्तिशाली खोपड़ी। अध्याय 11 प्रतिध्वनि। 5वें क्रम के उत्परिवर्ती लाश जमीन पर गिरने के बाद टेनमैन, जो दूरी से उभरा, भी जमीन पर गिर गया और आकाश में कोहरा धीरे धीरे फैल गया, जिससे आसपास की असली सामग्री का पता चला और सूरज आसमान से चमक रहा था। दूर का सैन्य अड्डा पहले से ही सभी की आंखों में दिखाई दिया है। बॉस, क्या आप ठीक हैं? चेंग फेफी सबसे पहले दौड़कर आया। उसकी हथेली में हल्की धुंध चमक रही थी। वह सतर्कता से चारों ओर देख रहा था, लेकिन केवल एक लाश ही जमीन पर गिरी। मैं ठीक हूँ। गाओ शुओ ने अपना सिर हिलाया और जमीन पर लाश को देखा। उसकी आंखें थोड़ी गहरी थीं। छोटा कंकाल इतना शक्तिशाली था कि वो मर चुका था। छोटा कंकाल क्यों गायब है? सन यांग यूकुन की पीठ पर लेटा था और अब भी उसकी गर्दन हिल रही थी और उसने बाएं और दाएं देखा। उसने सबसे पहले पाया कि माहौल ठीक नहीं था। मुख्य बात यह थी कि छोटे कंकाल ने उस पर क्या प्रभाव डाला, ये भूलना बहुत मुश्किल था। और अचानक एक कंकाल का कंकाल दिखाई दिया और समस्या का तुरंत पता चल गया। उन्होंने कहा कि यूकुन ने भी इसे पाया और संदेह में गाओ शुओ को देखा। गाओ शुओ ने जमीन पर पड़े ज़ॉम्बी की ओर इशारा करते हुए अपनी आवाज़ में कुछ उदासी भरी आवाज़ में कहा, मुझे बचाने के लिए उसे इस ज़ॉम्बी ने निगल लिया। क्या? गाओ शुओ द्वारा युद्ध के बारे में बात खत्म करने के बाद कई लोग एक ही समय में एक ही स्थान पर खड़े थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा लगता है। गाओ शुओ को केवल यह महसूस हुआ कि छोटा कंकाल उसके आशीर्वाद सितारे की तरह था। जिस क्षण वह दिखाई दिया, वह भाग्यशाली था। सबसे पहले वह लाश की घेराबंदी से बच गया, फिर अपनी क्षमताओं को उन्नत किया और बाद में उसे सूर्य यांग को बचाने में मदद की। छोटा कंकाल उस पर बहुत अधिक निर्भर था और उस अज्ञानी व्यक्तित्व के साथ मिलकर जो आध्यात्मिक ज्ञान खुल गया, वह उस भावना की तरह था जैसे उसका भाई जिसने उसकी देखभाल की थी वह अचानक चला गया था और उसका दिल न केवल उदास था बल्कि गर्भवती होना भी मुश्किल था। चेंग फेफी ने गाओ शुओ की तरह ही काम किया। ज़ॉम्बी को जमीन पर पटककर उसकी जांच की। वह ज़ॉम्बी की शक्ल और नाखूनों की तीक्ष्णता से ज़ॉम्बी के अनुमानित स्तर का अंदाजा लगा सकती थी। चुपचाप बोली, सिर, तुमने कहा था कि हमने इस ज़ॉम्बी को चीर दिया है और अगर हम सिर्फ हड्डियां छोड़ दें तो क्या यह एक छोटी खोपड़ी होगी? बात मत करो। सन यांग को लगा कि यह प्रस्ताव वास्तव में अविश्वसनीय था। एक ही समय में कई अन्य लोगों की ठंडी आंखों के बदले में और जल्दी से अपना शब्द बदल दिया। इसे आजमाएं, इसे आजमाएं। शायद आप छोटे कंकाल के लिए फिर से सुनहरी तलवार को घुमाने में सक्षम होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। हमें बताएं कि कैसे पोंछ देना है। गाओ शुओ ने अपनी कमर पर लगा चाकू निकाला और लाश पर वार करने में संकोच नहीं किया। लाश को देखते ही वह पेट को तोड़ने के लिए आंत निकालने वाला था। लाश का शरीर अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ फट गया, जिससे एक सुनहरा गोला बन गया। ब्लेड को एक कठोर अवरोध की तरह अवरुद्ध करते हुए चाकू और अवरोध आपस में टकरा गए और वे अब और नहीं घुस सकते थे। सुनहरी रोशनी और भी तेज होती जा रही है और प्रकाश क्षेत्र का प्रसार और भी बड़ा होता जा रहा है। वे चारों पीछे हटते हैं और फिर पीछे हटते हैं। 5 कदम से आगे पीछे हटने के बाद सुनहरी रोशनी फैलना बंद हो जाती है। ये देखना मुश्किल है कि अंदर क्या हो रहा है। एक शक्तिशाली शक्ति उठ रही है। ये कैसा चल रहा है? सभी ने सुनहरे बैरियर को देखा। चेंग फेफी एक पल के लिए उत्सुक हो गई और बैरियर पर जोर से पटक दी। अचानक बैरियर से एक बहुत बड़ा पलटाव आया और सीधे चेंग फेफी से टकराया। वह उड़ गई और फिर से जमीन पर गिर गई। मैंने रुकने से पहले कुछ कदम पीछे हटे। कई लोग एक ही समय में पीछे हट गए। किसी ने भी यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं की कि अगले सेकंड में कोई खतरनाक चीज नहीं होगी। सुनहरी रोशनी। गाओ शुओ ने भौहें सिकोड़ी। उसे हमेशा लगता था कि सुनहरी रोशनी थोड़ी जानी पहचानी लगती है, यहाँ तक कि उसके शरीर की ऊर्जा भी उबलने लगती थी। उसे याद आया कि छोटी खोपड़ी का कंकाल भी सुनहरा था। इस सुनहरी रोशनी के साथ रंग बिल्कुल एक जैसे हैं। अचानक उसे वह सुनहरी रोशनी याद आ गई जो उस रात आसमान से गिरी थी जब वह छोटे कंकाल से मिला था। उस सुनहरी रोशनी ने उसे एक घातक चोट से बचाया। क्या छोटे कंकाल का उस सुनहरी रोशनी से कोई संबंध है? जैसे जैसे वह अवरोध को देखता और ध्यान करता, उसके शरीर में उबलती ऊर्जा और अधिक तीव्र होती जाती। उसके शरीर में ऊर्जा का अनियंत्रित प्रवाह आगे पीछे बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह किसी अदृश्य चीज द्वारा निर्देशित हो रहा है। ऊर्जा अधिक से अधिक गतिमान हो रही थी। जल्दी ही सभी मांसपेशियां सूजने लगीं। भाई शुओ, तुम्हें क्या हो रहा है? अचानक सुन यांग गाओ शुओ पर चिल्लाया। ये पता चला कि गाओ शुओ के शरीर में ऊर्जा के दंगल के दौरान उसका शरीर अचानक सुनहरे प्रकाश से चमक उठा और प्रकाश का रंग बिल्कुल ज़ोंबी शरीर से उठने वाले सुनहरे अवरोध के समान था। पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश से ढक गया। यह एक सुनहरा कोट पहनने जैसा था। अदृश्य शक्तियों द्वारा शरीर को कदम दर कदम स्वर्ण अवरोध की ओर खींचा जा रहा था। गाओ शुओ का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह इस बल का विरोध करना चाहता था, लेकिन वह रुक नहीं सका। शरीर में ऊर्जा अधिक हिंसक थी और उसकी मांसपेशियां जकड़ी हुई थीं। एक विस्फोट की तरह उसका चेहरा मुड़ गया था और वह दर्द को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसके पास अपना मुंह खोलने और चिल्लाने की ताकत नहीं थी।
चेंग फेफई और यूकुन गाओ शुओ के पास गए, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से गाओ शुओ को छू लिया। आगे बढ़ने से पहले उन्हें लगा कि जैसे उनकी उंगलियां जल गई हों, वे उसे बिल्कुल भी छू नहीं सकते थे। इस तरह गाओ शुओ कदम दर कदम बाधा की ओर बढ़ता गया और उसे खींचने वाली शक्ति रुकी नहीं। गाओ शुओ सीधे सुनहरी रोशनी से टकराया और उसे अवरुद्ध होने का कोई एहसास नहीं हुआ। वह बाधा में डूब गया। बाधा के अंदर ऊर्जा में उतार चढ़ाव था। एक चटकने वाली आवाज के बाद गाओ शुओ के कपड़े सीधे फट गए। अंत में अदृश्य शक्ति रुक गई। वह ज़ोंबी के सामने खड़ा था, स्वचालित रूप से अपना हाथ बढ़ाया और उसे कसकर पकड़ लिया। पंजे अभी भी ज़ोंबी पर चमक रहे थे। अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींचा और वे स्वतः ही आमने सामने हो गए, जैसे कि उन्हें कोई वेंट मिल गया हो, और हिंसक शक्ति सीधे लाश में प्रवाहित हुई और दोनों पर सुनहरी रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई। आपस में जुड़कर जब वह शक्ति एक निश्चित स्तर तक प्रवाहित हुई तो वह अचानक लाश के शरीर से उसके शरीर में वापस आ गई और स्वचालित रूप से पूरे शरीर की नसों में ऊपर नीचे चलने लगी। ऐसा नहीं है कि कोई नियमित सैर नहीं है, लेकिन एक निश्चित नियम के साथ मेरे दिमाग में स्वचालित रूप से क्या चित्र सामने आते हैं, जैसे कि एक फिल्म देख रहे हों। गाओ शुफू जब तक आत्मा इन शक्तियों को नियंत्रित करना शुरू नहीं करती, उसे एक आभास था। यह उसके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है। एक हफ्ते तक लगातार शक्ति की धारा शरीर से होकर ज़ॉम्बी के शरीर में वापस चली गई। इस बार शक्ति खत्म नहीं हुई, इसके बजाय ऐसा लगा जैसे यह एक दूसरे की नसों के साथ खुल गई हो। गाओ शुओ एक दूसरे को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। शरीर में मौजूद शक्ति उसके अपने शरीर में वापस चली गई और फिर दूसरे पक्ष की नसों में वापस चली गई। ज़ॉम्बी का शरीर धीरे धीरे बदल गया। सबसे पहले दांत और नाखून धीरे धीरे पीछे हट गए और फिर टेनमैन, जो लगातार उसके सिर के चारों ओर लिपटा हुआ था, अपने आप टूट गया और धीरे धीरे राख में बदल गया। उसके शरीर पर सड़ता हुआ मांस धीरे धीरे गिर गया, जैसे कि पिघल रहा हो। ब्रश से उसे सीधा जमीन पर गिराएं। हर बार जब आप एक टुकड़ा गिराते हैं तो आप देख सकते हैं कि मूल स्थान पर सफ़ेद और साफ त्वचा उगती है। लाश की ग्लूकोमा की आंखें धीरे धीरे सामान्य रूप में लौट आईं। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गईं। वू किंग के होंठ चमकीले लाल हो गए और यहाँ तक कि सिर पर सीधे काले बाल उगाए। इस समय अगर गाओ शुओ ने अपनी आंखें खोली तो वह पाएंगे कि उनके सामने बैठा ज़ोंबी सामान्य व्यक्ति में वापस आ गया था। जिनगुआंग आखिरकार सबसे चमकदार समय पर रुक गया, जैसे कि उसे एक अवसर मिल गया हो, और आकाश में सूरज फट गया। अभी भी एक चमकदार रोशनी थी और फिर यह गायब हो गई। जिनगुआंग के गायब होने के साथ गाओ शुओ और ज़ोंबी हैं। सुनहरी रोशनी के गायब होने के साथ ही गाओ शुओ और लाशें भी गायब हो गईं। चेंग फेफी दौड़कर वहां पहुंची और कुछ नहीं देखा। वे बिना किसी निशान के हवा में गायब हो गए। गाओ शुओ को यह नहीं पता था। वो उस अद्भुत अनुभूति में डूबा हुआ था। नसों में ऊर्जा के हर अतिरिक्त सप्ताह और दिन के साथ शरीर से अधिक अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। असंख्य छोटी नसें ऊर्जा का अनुसरण करती हैं। चलने फिरने में विकास हुआ और शरीर की ताकत मजबूत हुई। मुझे नहीं पता कि कब, जब वो अंततः इस रहस्यमय भावना से जागा तो उसने महसूस किया कि पूरा शरीर आरामदायक था और उसका पूरा शरीर जन्म और पुनर्जन्म लग रहा था और हर छिद्र से एक सुखद एहसास प्रकट हुआ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए गाओ शुओ अचानक अपनी जगह पर जम गया। उसके चारों ओर परीलोक जैसा दृश्य तो छोड़ ही दीजिए, उसके सामने बैठा और उसकी हथेलियों की ओर मुंह करके खड़ा वो युवक कौन है? युवक ऐसा लग रहा है जैसे वह 20 साल का है। उसकी आंखें बंद हैं और उसकी लंबी पलकें पंखों की तरह उसकी पलकों पर लटकी हुई हैं। इतने करीब से देखने पर वह अपनी त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र भी नहीं खोज पाती। गाओ शुओ ने पहले कभी नहीं देखा था लंबे और सुंदर लोग, भले ही वे अभी भी शांत बैठे हों, अपनी आंखों को जाने नहीं दे सकते। युवक के माथे पर टूटे हुए बालों का एक गुच्छा था जो उसकी आंखों के कोने में गिर गया और भगवान ने भूत को दूर भगा दिया। गाओ शुओ ने बालों के उस गुच्छे को उड़ाने के लिए अपना हाथ भी बढ़ाया। इस हरकत ने उसे खुद पर भी काबू कर लिया। युवक की गोल थोड़ी से दूर देखते हुए नीचे की ओर बढ़ें, गले की छोटी गांठ के पार सुंदर और नाजुक हौसली को उजागर करते हुए, और फिर नीचे। जब उसने युवक की छाती पर 2 लाल बिंदु देखे तो गाओ शुओ अचानक जाग गया, केवल यह महसूस करने के लिए कि युवक वास्तव में अछूता था। उसने जल्दी से दूर देखा और वह वास्तव में एक अजनबी से ग्रस्त था जिसे वह नहीं जानता था। ये बहुत असभ्य था पहले से ही। नीचे देखते हुए गाओ शुओ ने पाया कि वह भी नग्न था। सौभाग्य से युवक नहीं उठा, अन्यथा ये बहुत शर्मनाक था। वह खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। एक हरे घास के मैदान से घिरा हुआ था। घास के अंत में एक स्पष्ट झरना था। मछलियां अंदर खुलकर खेलती हैं। दूर दूर तक फैले घने जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और बादलों और धुंध के बीच कुछ झोपड़ियां दिखाई दे रही हैं, जैसे कोई परीलोक हो। कभी कभी घने जंगल से कई अनजान पक्षी उड़ते हुए आते हैं जो तीखी चिड़ियों की आवाज निकालते हैं। ध्वनि ध्यान से देखें, इन पक्षियों के पंख वास्तव में रंग बिरंगे होते हैं। इस जगह क्या है? आखिर इतने दिनों में इतना सुंदर नज़ारा कैसे हो सकता है? ऐसी शंकाओं के साथ गाओ शुओ घने जंगल की ओर चल पड़ा। घने जंगल से गुजरने के बाद कई प्राचीन झोपड़ियां नजर आईं। नक्काशीदार खोखली खिड़कियां और हरे बांस से बुनी दीवारें दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थीं।
हवा से लकड़ी और बांस की शाखाओं की अनोखी खुशबू आ रही थी और यह मादक थी। गाओ शुओ ने एक गहरी सांस ली। पिछले दिनों में बस ऐसा ही माहौल शानदार हो गया था। उसने दरवाजा खोला और केबिन में चला गया। साज सज्जा भी प्राचीन है, जिसमें एक मेज और एक कुर्सी है जो विशेषताओं से भरी है। थोड़ी देर के लिए कमरे में खोज करने के बाद गाओ शुओ को कुछ कपड़े मिले। उन्हें राहत मिली। ये बहुत हल्का था। ये देखने में अजीब था। कपड़े क्लासिक गाउन थे। मुझे नहीं पता था कि सामग्री क्या थी। ये बहुत नरम, हल्का और पतला था। अपने कपड़े डालने के बाद गाओ शुओ ने घर के बाहर युवा लोगों को भी चुना। इस समय घर के बाहर पदचाप की आवाज आई। गाओ शुओ ने दरवाजे से बाहर कदम रखा और देखा कि युवक इस तरफ आ रहा है। उसे देखकर उसने अपना सिर झुकाया जैसे कुछ सोच रहा हो, और उसकी आंखें एक बच्चे की तरह अनजान थीं। सुंदर चेहरे के साथ, एक अलग शैली के साथ, गुआंगुओ के शरीर के साथ, यह अनंत श्रद्धा को जगाता है। गाओ शुओ ने तुरंत अपना सिर घुमाया। उसके कान थोड़े लाल हो गए थे और वह हमेशा पानी की तरह ठंडा था, और वह बस ऐसे युवा व्यक्ति को देख रहा था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन वह जो करना चाहता था उसके लिए कुछ विचार थे। उसने मुश्किल से अपने दिल में बुरे विचारों को दबाया। अपने हाथ में कपड़े पास करो। अपने कपड़े पहन लो। मुझे वे बांस के घर में मिले। यह महसूस करते हुए कि उसके हाथ से कपड़े छीन लिए गए हैं, गाओ शुओ ने फिर पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह कहाँ है? थोड़ी देर बाद भी उसे कपड़े पहनने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। गाओ शुओ ने हैरान होकर पीछे देखा और देखा कि युवक अपने कपड़े पकड़े हुए एक खाली चेहरे के साथ चमकती अज्ञानता की रोशनी को घूर रहा था। उसे भ्रम में देख रहा था। क्या बात है? गाओ शुओ खुद को ये पूछने से नहीं रोक सका। उसे हमेशा यह महसूस होता रहा कि युवक कुछ गलत लग रहा था। बूढ़ा बड़ा, बूढ़ा बड़ा, बॉस। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहली बार बोल रहा हो। युवक ने बहुत जोर से बात की। उसने अपना मुंह खोला और कई बार कोशिश की, इससे पहले कि वह आवाज़ निकालने में सफल हो पाता। कुछ हकलाने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि यह टूट गया है। जैड जियांग ने स्पष्ट प्रहार किया। गाओ शुओ और भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी उसे इतना क्यों बुला रहा है। उसे भी उस युवक से एक परिचित सी अनुभूति हुई। बॉस, मैं भी आपके जैसा ही लगता हूँ। बदसूरत, सूजा हुआ और मोटा। युवक फिर बोला, गूंगी नज़र से गाओ शुओ को घूरते हुए, अभी भी थोड़ा भ्रमित और दुखी। यह एक परिचित अनुभूति है, जैसे, हाँ, एक छोटे कंकाल की तरह। लाश, सुनहरी रोशनी और छोटे कंकाल। जो कुछ पहले हुआ था वह मन में एक चित्र स्क्रॉल की तरह प्रकट हुआ। गाओ शुओ अचानक खुश हो गया और उसने युवक की ओर इशारा किया, तुम एक छोटे कंकाल हो। क्योंकि गाओ शुओ अक्सर इस तरह चिल्लाता था, युवक ने परिचित शीर्षक सुनते ही तुरंत सिर हिला दिया। उसकी आंखों में शिकायत के साथ उसे गुस्से से देखा। यह मैं हूँ, बॉस। मैं खुद को नहीं जानता। गुस्सा। छोटी खोपड़ी वास्तव में एक इंसान में बदल गई। ये खोपड़ी शेल्फ पर मांस और खून कैसे उगाती है? नहीं, छोटी खोपड़ी को ज़ोंबी ने पेट में चूसा था, यानी छोटी खोपड़ी और 5वें स्तर के ज़ोंबी को एक में मिला दिया गया था। एक बच्चे की तरह युवक के आरोप का सामना करते हुए गाओ शुओ ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और युवक के खिलाफ अपना सिर रगड़ते हुए कहा, मुझे खेद है, मैं भूल नहीं गया, लेकिन आप बहुत बदल गए हैं। है। परिचित हरकतों ने युवक की भावनाओं को शांत कर दिया। उसने अपने शरीर को देखा और सपाट निचले पेट पर थपकी दी। वह बहुत दुखी था। उसका मजबूत कंकाल चला गया था और जिन चांचन का रंग चला गया था। सबसे सुंदर खोपड़ी का नाम चला गया होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अब कमजोर है, बॉस से थोड़ा ही मजबूत है। इतना बदसूरत, इतना कमजोर। युवक दुखी होकर घूरने लगा। ये भी बदसूरत है। फिर वह फेसलिफ्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकता। गाओ शुओ मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना सिर हिलाया और आग्रह किया, आप जल्दी से अपने कपड़े पहन लें, और जब आप इस तरह दिखते हैं तो आप नग्न नहीं हो सकते। यह अच्छा नहीं है, समझे? युवक ने एक बार फिर एक खाली भाव दिखाया। वह कभी कपड़े नहीं पहनता था और उसे ये भी नहीं पता था कि उस पुराने गाउन का क्या करना है। उसने अपने दिमाग में यादों को खंगाला और अपने गाउन में एक छेद चुना, अपना सिर उसमें डाल दिया। उसकी आंख के कोने में रोशनी ने इस स्थिति को पकड़ लिया। गाओ शुओ ने खुद को लापरवाह होने के लिए डांटा और छोटा कंकाल इंसान बन गया। वो एक साथ सभी कपड़े कैसे पहन सकता था? उसने खुलेआम कपड़े लिए, छोटे कंकाल को पहनने में मदद की, और उसकी आंखों ने इसे छू लिया। एक निर्दोष शरीर के साथ कुछ जगहों को अनदेखा करने की कोशिश करें जिन्हें नहीं देखा जाना चाहिए, और यहाँ तक कि अपने अधीनस्थों के स्पर्श को भी सीधे अनदेखा करें। उन्होंने चौथे क्रम की क्षमता की गति को चरम पर पहुंचा दिया, जिससे युवा लोगों को 3 या 2 बार कपड़े पहनने में मदद मिली। अंत में यह मुश्किल बात हल हो गई। गाओ शुओ को राहत मिली, लेकिन युवक अनिच्छुक था। यह शायद इसलिए था क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। वो असहज था। उसने शरीर पर थप्पड़ मारने के लिए सफ़ेद जैड उंगलियों को बढ़ाया। गाओ शुओ ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, हिलना मत, मैं अच्छी तरह से कपड़े पहनने में कामयाब रहा। असहज। युवक का स्वभाव खराब था और बॉस बहुत घमंडी था। उसे ऐसी चीज़ों को संभालना पड़ता था। इसे पहनना असुविधाजनक है। अब आप एक इंसान हैं, आप जानते हैं, यह एक इंसान है। इस तरह की चीज़ ज़रूरी है।
गाओ शुओ ने आह भरी। वह भविष्य में गर्म दिनों की भविष्यवाणी कर सकता है। मुझे बस उम्मीद है कि छोटा कंकाल जल्द से जल्द अनुकूल हो सके। नीचे आओ। क्या तुम जानते हो कि यह कहाँ है? हम यहाँ क्यों दिखाई देते हैं? वंडरलैंड जैसी जगह में खोजबीन करने के बाद गाओ शुओ ने पाया कि यह एक बंद जगह लगती है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसने सहजता से पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि छोटे कंकाल को पता चलेगा? खेती की जगह बॉस, युवक ने भौहें सिकोड़ी। उसकी गीली आंखें सीधे गाओ शुओ को घूर रही थीं। उसके चेहरे पर शिकायती भाव था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बॉस ने अपना रूप बदलने के बाद अपना चेहरा क्यों बदला था। बेबी स्पेस भूल गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस ने कहा कि आईक्यू सीधे ताकत के समानुपातिक है, इसलिए कम ताकत वाला पुराना दिमाग भी टूट गया। अगर गाओ शुओ को छोटी खोपड़ी का विचार पता होता तो वह निश्चित रूप से रोता। उसने अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हारा मतलब है यह मेरी जगह है? युवक ने सिर हिलाया। बॉस पहले भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। जब भी वह किसी मजबूत दुश्मन से भिड़ता तो घायल हो जाता, बॉस उसे ले जाकर छिपने के लिए जगह देता। जब चोट ठीक हो जाती तो वे दोनों साथ साथ बाहर निकलते। ये पता चला कि जीवित चीजों को रखने के लिए वास्तव में जगह है। गाओ शुओ ने अपने सामने मौजूद हर चीज की प्रशंसा की, लेकिन उसने छोटी खोपड़ी से कहा कि अंतरिक्ष उसकी अस्वीकृति थी, क्योंकि उसे लगा कि उसका इस स्थान से बहुत कम संबंध है, हालांकि वास्तव में प्रेरण का एक निशान है। तो फिर हम बाहर कैसे जाएंगे? गाओ शुओ ने पूछा। युवक ने गाओ शुओ को घूर कर देखा और एक बार फिर उसकी काली आंखों में थोड़ी घृणा झलक उठी। बॉस इन दिनों बहुत भुलक्कड़ हो गया है। मुझे ये भी याद नहीं है और मैं इसे भूल गया, ठीक उसी तरह जैसे उसने पहले कहा था कि भूलने की बीमारी है। जिसने उसे बॉस कहा, झटके से कहा, मैं अपने दिमाग में बाहर जाना चाहता हूँ। गाओ शुओ ने अपने मन में बात की, लेकिन उसके सामने का दृश्य नहीं बदला। उसने ऊपर देखा और युवक उसे स्तब्ध होकर देख रहा था, जैसे कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। युवक ने अपना सिर झुकाया और ध्यान से सोचा और फिर गाओ शुओ के पास चला गया। आगे बढ़ा, गाओ शुओ का हाथ पकड़ लिया। चलो इसे एक साथ आजमाते हैं। उन दोनों ने साथ में बाहर जाने के बारे में सोचा। थोड़ी देर बाद वे अंतरिक्ष से बाहर निकल गए। बॉस, आप यहाँ हैं, हम सब मर रहे हैं। चेंग फेफी ने अपने हाथ में बर्फ का तीर खींचा और ऊपर चला गया। गाओ शुओ और उसके चारों ओर युवाओं पर नजर डाली, अतिशयोक्ति से कहा, बॉस, आप अभी इसके माध्यम से जाओ। हाँ बॉस, आपने इसे प्राचीन काल से अपहरण कर लिया है और आप बहुत ही तेज हैं। जब एक युवा व्यक्ति को बर्फ सफेद गाउन में देखा तो कुछ आंखों में एक झटका लगा। छोटे बालों के साथ भी वह इसे छिपा नहीं सका। उस स्वभाव को जियो। युवक बिना किसी भाव के वहीं खड़ा रहा और उन्हें देखने दिया, जिससे उसके पूरे शरीर पर ठंडक का अर्थ प्रकट हुआ, जैसे सर्दियों में खिलने वाले बेर के फूल। यदि आप वास्तव में इसका वर्णन करने के लिए एक वाक्य का उपयोग करना चाहते हैं तो संभवतः यह है कि शरद ऋतु का पानी तारांकन 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 और हड्डी है, आंख को पकड़ने वाला। सन यांग युवक के सामने खड़ा था और सीधे टिप्पणी कर रहा था। वह हमेशा अपना मुंह खुला रखता था और हर कोई इस बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता था, लेकिन युवक को उसका ये रूप पसंद नहीं आया। उसकी गहरी आंखें ठंडी थीं और उसने सन यांग को ठंडे दिमाग से देखा। झेंग हुआन ने कहा। सन यांग ठंड से कांप उठा और उसे ठंडी और फीकी नज़र से देखा। उसकी आवाज़ धीमी और धीमी होती जा रही थी। आखिरकार जब उसने बात करना बंद किया तो युवक ने आखिरकार कहा, कमज़ोर मुर्गी, बंद मुंह। सुन यांग कुछ कदम पीछे हटकर चिल्लाया, मैं रगड़ता हूँ। जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे छोटी खोपड़ी की याद क्यों आती है? हर बार जब छोटी खोपड़ी की खोपड़ी मेरी ओर देखती है तो मुझे ऐसा ही लगता है। वो एक छोटा सा कंकाल है। सन यांग को ये कहते देख गाओ शुओ ने सिर हिलाया और जवाब दिया, एकल कोशिका जैविक अंतर्ज्ञान शक्तिशाली है और वह एक नज़र में सार देख सकता है। नहीं। चेंग फेफेई दौड़कर आया, अपने युवा का सामना करते हुए। उसे अपने हाथों को ऊपर नीचे करना पड़ा और कंकाल के शरीर पर बहुत सारा मांस था। यह बहुत अधिक किनारे पर था। प्राचीन गाउन के सामने का हिस्सा खुला हुआ था, जिससे युवा की सफ़ेद छाती दिखाई दे रही थी। फिफी लाल हो गई और जल्दी से अपना चेहरा बदल लिया। यह इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इसे छोड़ ही नहीं सकता। गाओ शुओ ने जल्दी से युवकों को उनके कपड़े छांटने में मदद की और फिर बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। वह हमेशा मानता था कि अंतरिक्ष एक छोटा कंकाल था और छोटा कंकाल केवल मानसिक रूप से बुद्धिमान था, इसलिए वो इन चीज़ों को ठीक से नहीं समझ पाया। युवक ने अचानक हाथ बढ़ाकर अपने पेट के निचले हिस्से को ढक लिया और बोला, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जब से शरीर बदला है, पेट के निचले हिस्से की स्थिति हमेशा अजीब सी लगती है, जैसे कि उसे भरने के लिए कुछ चाहिए। क्या हुआ? गाओ शुओ ने तुरंत पूछा। युवक ने पेट के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, ये यही है, यह अजीब लगता है। युवक को कोई चोट नहीं लगी थी। गाओ शुओ को यह बात अच्छी तरह पता थी। इस पर विचार करने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम्हें भूख लगी है, बस कुछ खा लो। भूख? इसे भूख कहते हैं? कंकाल बनाने में बहुत समय लगा। ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता के अलावा युवा लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है।
अस्पष्ट स्मृति में ऐसा लगता है कि उन्हें वास्तव में खाने की जरूरत है। किसी तरह अपनी उपस्थिति बदलने के बाद उसे बहुत सारी अजीब यादें थीं और अब वो अभी भी उलझन में था। उसकी काली बिल्ली की पुतली चौड़ी हो गई और गाओ शुओ तक पहुंच गई। खाओ, हम खाना बनाना शुरू करने वाले हैं। सुन यांग चाओ ने दूरी में आग की ओर इशारा किया और कई लोग अंदर जाने से पहले एक साथ चले गए, लेकिन वहां से आने वाले स्वाद का स्वाद पहले से ही युवक की नाक में घुस गया था। उसने जोर से चूसा स्वर में, मुझे बस भूख लगी है। आग पर एक बर्तन रखा हुआ था। अंदर का मांस सूप में छटपटा रहा था। सुगंध फैल रही थी। युवक ने अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया और बर्तन के किनारे को सूंघा। बर्तन को पकड़ा। आंखों से बीमार गाओ शुओ ने उसे रोका और बिल्ली की पुतली में थोड़ा असंतोष चमक उठा। उसकी आंखें बर्तन को घूर रही थीं। भीड़ ने उस पर इस तरह हंसा। सन यांग ने अंतरिक्ष से एक कटोरा लिया और उसमें मांस का एक कटोरा भर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी करो। जब तुम कंकाल बना रहे थे तो हर बार जब मैं कुछ खाता था तो तुम्हें एक नज़र डालनी होगी, और अब तुम वास्तव में खा सकते हो और अधिक खा सकते हो। हरी और कोमल उंगलियां बाहर निकालकर कटोरा ले लो। युवक ने एक हाथ में चॉपस्टिक ली और उसे देखा। उसे चॉपस्टिक और कटोरे में मांस के बीच का संबंध समझ में नहीं आया। उसने सीधे चॉपस्टिक फेंकी और मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। ताज़ा पका हुआ मांस मर रहा है, लेकिन समृद्ध सुगंध तुरंत स्वाद कलियों में प्रवेश करती है। जैसे ही युवक की आंखें चमक उठीं, बिल्ली की पुतली तुरंत चमक उठी। उसे जलाया नहीं जा सकता था, लेकिन वह मांस को थूकना नहीं चाहता था। उसने कुछ बार चबाया और तुरंत अपना पेट निगल लिया। फिर उसने अपनी गर्म लाल उंगलियां हिलाईं, सिर्फ एक जीभ बाहर निकालकर। इस हरकत ने सभी को चौंका दिया। जब युवक स्थिर खड़ा हुआ तो वह लगभग परी जैसा लग रहा था, और यह क्रिया तुरंत ही इतनी प्यारी हो गई मानो कोई बड़ी बिल्ली हो। जब तुमने अपनी उंगलियां आंखों के सामने रखीं तो ऊपर से चुभन महसूस हुई। युवक को एक बार फिर यह नापसंद आया। ये शरीर वाकई कमजोर है और बिना किसी हमले के दर्द महसूस कर सकता है। ये देखकर कि युवक खाना जारी रखेगा, गाओ शुओ ने उसे सीधे रोक दिया। युवक हैरान था और कटोरे में भोजन को देख रहा था। गाओ शुओ ने चॉपस्टिक से मांस का एक टुकड़ा उठाया और युवक की ओर उड़ा दिया। चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ, आओ अपना मुंह खोलो। आह! युवक ने तुरंत अपना मुंह खोला और मांस को अपने मुंह में भर लिया। खाते समय वह बर्तन में रखे मांस को घूरता रहा। बिल्ली की आंखें खुली हुई थीं और वह अपने आसपास के कुछ लोगों को घूरने की धमकी दे रही थी। उसने स्पष्ट रूप से कहा, ये सभी मुझे खाने की अनुमति नहीं है। धीरे धीरे खाओ, मेरे पास और भी जगह है और मुझे डर है कि तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। सुन यांग हंसा। जब युवक ने सुन यांग की बातें सुनी तो वह तुरंत आश्वस्त हो गया और कटोरे में मांस पर ध्यान केंद्रित किया। उन दोनों ने एक दूसरे को इस तरह खिलाया और उन्होंने कुछ ही समय में 5 कटोरे खा लिए। युवक ने अपने गोल पेट को छुआ और एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। हालांकि ताकत कमजोर हो गई है, लेकिन चीजें बहुत स्वादिष्ट हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस इतनी जल्दी बदल गया है। खून के स्पाइक्स खत्म होने के बाद सैन्य अड्डा नजर आने लगा और इसमें बहुत देर हो गई। समूह आखिरकार सैन्य अड्डे के गेट पर आ गया। मोटे स्टील कास्ट गेट से सूरज की रोशनी में एक चमकदार रोशनी परावर्तित हो रही थी और चारों ओर कुछ दूसरे क्रम के लाश थे, आगे पीछे घूम रहे थे। तीसरे स्तर के एकमात्र ज़ॉम्बी ने भीड़ को आते देखकर तुरंत दौड़ लगा दी। युवक आगे की ओर चला गया। ज़ॉम्बी को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मुक्का मारकर बाहर निकल गया। शक्तिशाली बल ने 3 कदम उठाए। ज़ॉम्बी उल्टा उड़ गया और सीधे जमीन पर गिर गया, जिससे एक मानव आकार का गड्ढा बन गया। लाश संघर्ष कर रही थी और वे कुछ दहाड़ते हुए बड़े गड्ढे से बाहर निकल आए। युवक आगे बढ़ा, उसे लात मारी और लाश वापस बड़े गड्ढे में गिर गई। युवक ने अपनी मुट्ठियों को देखा और अपनी मूल शक्ति के अनुसार इस मुट्ठी से मुक्का मारा। ज़ॉम्बी को सीधे चकनाचूर कर दिया जाना चाहिए, ये कमजोर है। युवक अपने नए रूप से बेहद असंतुष्ट था। उसकी अधिकांश शक्ति दबी हुई थी। क्या ये सफ़ेद, मुलायम, फूला हुआ और मोटा शरीर स्वादिष्ट भोजन के अलावा किसी और चीज़ के लिए अच्छा है? कमजोर, तुम लोगों को मत मारो, ठीक है? सन यांग ने युवक के नीचे पड़े ज़ॉम्बी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि यह तीसरे दर्जे का ज़ॉम्बी है? मुझे इससे बहुत सावधान रहना होगा। लाश फिर से गड्ढे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी और वे खड़े होने वाले थे। युवक ने फिर से अपने पैर बनाए। काली बिल्ली की पुतली ने सीधे सन यांग को देखा। इस भाव से सन यांग को पता था कि युवा लोग क्या चाहते थे। निश्चित रूप से, युवक ने घृणा से कहा, क्योंकि तुम एक कमजोर मुर्गी हो। मैं कहाँ कमजोर हूँ? बेस में तीसरे क्रम की बहुत सी योग्यताएं नहीं हैं, ठीक है, और मैं अभी भी एक दोहरी शक्ति हूँ। आपकी योग्यताएं क्या है? एक नज़र डालें। सन यांग ने उछलकर युवक की ओर इशारा किया। जब ज़ॉम्बी ने फिर से उठने की कोशिश की, फिर से दबाए जाने के बाद युवक को अचानक एहसास हुआ कि वो सन यांग की ओर इशारा कर रहा था और कहा, मज़ेदार। तुमने क्या कहा? सन यांग चिल्लाया और उसे युकुन ने ले लिया। यह आईक्यू बस आश्वस्त था। गाओ शुओ ने अपनी आंखों में मुस्कान के साथ युवक को देखा। तुम भी एक कमजोर मुर्गी हो, युवक ने अचानक गाओ शुओ की ओर इशारा करते हुए कहा। दर्शक चुप थे।
उनके बारे में बोलते हुए, युवा लोग वास्तव में उन सभी में सबसे मजबूत हैं। गाओ शुओ ने खांसते हुए अपने फटे हुए हिमखंड चेहरे को छिपाते हुए कहा, जल्दी करो और अपनी आपूर्ति वापस बेस पर ले जाओ। यह विषय का परिवर्तन है, मैं समझता हूँ। युवक ने फिर से यही कहा और गंभीरता से गाओ शुओ से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही आप एक कमजोर मुर्गे हों, मैं हमेशा आपको बॉस के रूप में पहचानूंगा। ये कहने के बाद युवक ने लाश के सिर पर कदम रखा और यह नहीं देखा कि वह कितना कठोर था। लाश का सिर सीधे फट गया और रंगीन घोल अचानक सफेद कपड़ों से चिपक गया। युवक ने भौहें सिकोड़ी और एक और कठोर, ये पूरी ताकत से। मैंने केवल हड्डी के टुकड़े की आवाज सुनी। जब युवक उड़ गया तो लाश सीधे बिखर गई और सड़े हुए मांस के ढेर में बदल गई। पहली बार गाओ शुओ को लगा कि छोटा कंकाल एक बुरा इंसान बन गया है और उसका मुंह बहुत जहरीला था। छोटा कंकाल अभी भी थोड़ा प्यारा था। कम से कम हर बार जब छोटा कंकाल उसे नापसंद करता था तो वह दिखावा कर सकता था कि उसने उसे नहीं देखा। उसने अपनी कमर से एक चाकू निकाला और कुछ ठंडी रोशनी चमकने के बाद उसे रोकने वाले सभी लाश मारे गए। मुझे लगता है कि बॉस थोड़ा शर्मिंदा और गुस्से में है। अरे, सन यांग ने फुसफुसाया और केवल आधे शब्द ही युकुन द्वारा कहे गए। सन यांग, बेस पर लौटने के बाद टीम के व्यय आय के सभी पिछले खातों की व्यवस्था करें। यदि आप एक दिन के भीतर खातों को नहीं देखते हैं तो आपको 1 महीने तक बात न करने का जुर्माना लगाया जाएगा। युवक ने लाश पर पैर रखा और सीधे बेस के गेट पर चला गया और अपने पैर उठाए। मोटा गेट इतना टूट गया कि तुरंत उड़ गया। वह हवा में गिर गया और जमीन पर टुकड़े टुकड़े हो गया। कुछ लोग गोदाम में आए और जब उन्होंने सामान के ढेर देखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी सारी सामग्री, यहाँ तक कि उनकी बड़ी भाड़े की रेजिमेंट भी लंबे समय तक चल सकती थी। सन यांग तुरंत सामान के ढेर में भाग गया और खुशी खुशी उसे पैक कर दिया। जब सामान 1/3 भर गया तो सन यांग ठिठक गया और गाओ शुओ की ओर मुड़ा और बोला, बॉस, मेरे पास जगह भर गई है। मुझे यहाँ इतनी सामग्री की उम्मीद नहीं थी, कैसे करूँ? गाओ शुओ ने युवक की ओर देखा। युवक का स्थान इतना बड़ा है कि उसमें जीवित लोग भी जा सकते हैं। सामान की तो बात ही छोड़िए, तुम्हारे स्थान में सामान लादने के बारे में क्या ख्याल है? मेरी, युवक ने अपनी नाक की ओर इशारा किया और बॉस फिर से बीमार हो गया और कहा कि यह जगह उसकी नहीं थी। उसे ये कैसे याद नहीं रहा? हाँ, आपका स्थान, यह आपकी जगह है, युवक ने तर्क दिया और फिर आधे रास्ते में रुक गया। उसे याद आया कि पिछली बार गाओ शुओ उस जगह पर था। उस समय बॉस वास्तव में बाहर नहीं आ सका था। क्या हुआ? वैसे बॉस के बच्चे को उसने आधा खा लिया था, इसलिए बॉस की ऊर्जा अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। जैसे ही युवक इसके बारे में सोचता है उसे तुरंत अपनी आंखों पर गर्व होता है। गाओ शुओ के सामने चला गया, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सामग्रियों को छुआ। ये सामग्रियां चली गईं, लेकिन गाओ शुओ उनके ठिकाने को समझ सकता था। क्या ये वास्तव में आपका अपना स्थान है? गाओ शुओ ने इसे स्वयं आजमाया और पाया कि यह अभी भी काम नहीं कर रहा था। उसने युवक का हाथ पकड़ने की पहल की और जब अंतरिक्ष की कल्पना की तो उसने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वह और युवक पहले से ही परीलोक जैसी जगह में दिखाई दे रहे थे, घास पर। उसने फिर से बाहर जाने के बारे में सोचना चाहा, लेकिन पता चला कि वह पहले से ही गोदाम में था। उसने आश्चर्य से कहा, यह कैसे हो सकता है? युवक ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, आप नहीं जानते, मैं कैसे जान सकता हूँ? यह मुंह कितना प्यारा है। गाओ शुओ मदद नहीं कर सका, लेकिन आगे बढ़ा और युवक के चिपके हुए बालों को जमकर रगड़ा, केवल अपने हाथों को गंदगी से बाहर निकालने के लिए, और देखा कि युवक उसे एक प्यारे से गंदगी के साथ घूर रहा है। उसकी आंखों में रोशनी की एक चमक के साथ मुस्कुरा रहा है। गाओ शुओ को लगा कि यह जगह उससे और युवक से जुड़ी हुई है। ऐसा लग रहा था कि वे तभी खुल सकते हैं जब वे साथ हों और फिर सामग्री का संग्रह सुचारू रूप से हो। थोड़ी देर बाद सभी सामग्रियां लोड हो गईं। छोटे कंकाल, जब तुम चीजें इकट्ठा करते हो तो तुम्हें बॉस का हाथ क्यों पकड़ना पड़ता है? छोटा कंकाल, युवक ने सन यांग को खुद को इस तरह पुकारते हुए सुना। उसका मुंह फिसल गया। ही टोंग ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। मेरा एक नाम है, मेरा नाम एंजिलो है। तो तुम्हारा कोई नाम है? क्या कंकाल बनने से पहले भी तुम्हारा यही नाम था? गाओ शुओ ने धीरे से पूछा। नाम एंजिलू। पहले, युवक की आंखों में एक खालीपन की चमक थी और वह अज्ञानता से भीड़ को देख रहा था। जब से वह इंसान बना है उसके दिमाग में कुछ अजीब तस्वीरें चमक रही हैं। उसका नाम एंजिलू है। वह यह व्यक्ति नहीं लगता, लेकिन वह ऐसा लगता है। मेरे दिमाग में तस्वीर और भी ज्यादा अस्त व्यस्त है। अनगिनत अस्त व्यस्त तस्वीरें लगातार मेरे दिमाग में घूम रही हैं, जैसे कोई खुलती हुई तस्वीर, आगे पीछे चमकती हुई। अनगिनत यादों के टुकड़े आपस में रगड़ खा रहे हैं, बदल रहे हैं और अंत में और भी उलझन में हैं। युवक ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई लग रही थीं, मानो वह ये तय कर रहा हो कि वह क्या कह रहा है। मेरा नाम एंजिलो है। शब्द अभी समाप्त हुए थे। गाओ शुओ ने जल्दी से उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे करीब से देखा। युवक बेहोश हो चुका है। मेरे दिमाग में यादें आपस में गुंथी हुई हैं। मुझे नहीं पता कौन सी, और मैं उसके विचारों पर हावी होना चाहता हूँ।
यह उसकी याद नहीं है। वह कौन है? हाँ, वह एक कंकाल है, कब्रिस्तान का कंकाल। नहीं, एक और याद मेरे दिमाग में आई और चिल्लाई, क्यों? मुझे धोखा क्यों दिया? मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए। दोनों यादें आपस में टकराती रहीं, एक दूसरे से टकराती रहीं, मानो जगह के लिए लड़ रही हों। झुनझुनी की अनुभूति भारी दिमाग से आ रही थी। कोमा में होने के बावजूद युवक अभी भी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाया। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। ये गिरता रहा और जल्द ही कपड़ों से भीग गया। सड़क पर दो ऑफ रोड वाहन तेजी से चल रहे थे। गाओ शुओ ने पीछे की सीट पर लेटे युवक पर नजर डाली। उस दिन सैन्य अड्डे पर कोमा में जाने के बाद से युवक नहीं उठा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसे कैसे जांचते हैं, वे इसे नहीं पा सकते हैं, कारण के लिए। ये देखकर कि युवक असहज लग रहा था, गाओ शुओ ने तुरंत ब्रेक लगाया। जैसे ही वह रुका, पीछे की कार रुक गई और सन यांग ने दरवाजा खोला और उसके पास आया। ये देखकर कि गाओ शुओ ने युवक को अपनी बाहों में पकड़ रखा था, वह उसे देता रहा। अपना पसीना पोंछते हुए उसने पूछा, सुओ, वह कैसा है? माथा बहुत गर्म है, बुखार होना चाहिए, मुझे कुछ ज्वरनाशक दवा दो, गाओ शुओ ने कहा। इस कंकाल को भी बुखार होगा। सन यांग ने कुछ बार युवक की ओर देखा, मदद नहीं कर सका और उसके गाल पर हाथ रख दिया। केवल गाओ शुओ द्वारा छुआ गया थप्पड़ दूर करने के लिए उसने कंधे उचकाए। यह अजीब है कि एक सुनहरा कैनकन कंकाल एक इंसान बन जाता है और अब भी बुखार है। अगर मैं ऐसा करता तो मुझे निश्चित रूप से बुखार होता। अब और बकवास मत करो, बस तुम्हारी त्वचा में खुजली है। गाओ शुओ ने सुन यांग पर एक नज़र डाली, उसे दी गई ज्वरनाशक दवा ली, गोलियां युवक के मुंह में डालीं और थोड़ा और पानी पिया। युवक को निगलते हुए देखने के बाद उसने आराम से सांस ली। आज का सूरज असाधारण रूप से बड़ा है और गर्मी लोगों को भूनने के लिए लगभग तैयार है। कई लोग जगह जगह आराम कर रहे हैं। ये दिशा प्रकाश आधार से बहुत दूर नहीं है, उनकी गति के अनुसार अंधेरा होगा। सन यांग आलस से कार के दरवाजे पर झुक गया और बर्फ का पानी पीने लगा। इस मौसम टीम में दो बर्फ से चलने वाले लोग हैं जो बेहतर नहीं हो सकते। वे ठंडक पाने के लिए बर्फ का इस्तेमाल करना चाहते हैं और चिल्लाते हैं। कार में बैठा युवक अचानक हिल गया, फिर गलती से अपनी सीट से नीचे गिर गया। सन यांग जल्दी से युवक की मदद करने के लिए कार में चढ़ गया। इस समय युवक ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसके दिमाग में स्मृति अंततः पुनर्गठित हुई और अपरिचित चेतना को दबा दिया गया। भले ही वे यादें उसके दिमाग से गुजरी, ये बिल्कुल एक फिल्म देखने जैसा था। उसे अभी भी याद था कि वह आत्मा की दुनिया में मृत छोटी खोपड़ी थी, कोई और नहीं। उसकी आंखों में भ्रम धीरे धीरे गायब हो गया। एंजेलू ने अपनी आंखें स्थिर की और अपने सिर के बड़े हुए संस्करण को देखकर चौंक गया। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी लहराई और सीधे विशाल सिर पर प्रहार किया। आह! सन यांग चिल्लाया और कार के दरवाजे से बाहर गिर गया। रुकने से पहले जमीन पर लुढ़क गया और युवक अपनी सीट से उछल पड़ा। पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई आवाज नहीं हुई और उसने सन यांग पर जोर से पैर रखा। ये पैर तेज और भयंकर था, जिसमें भयंकर पैर की हवा थी। अगर वह उस पर पैर रखता तो सन यांग आधे जीवन में उड़ जाता। वह जल्दी से लुढ़क गया और उसी समय एक ज्वलंत लौ निकाल दी। युवक सीधे लौ के पार कूद गया। लोग वापस बैठ गए और सीट पर वापस आ गए। गाओ शुओ ने चीख सुनी तो तुरंत जंगल से बाहर भागा। उसने एक बड़े पेड़ पर पैर रखा और सीधे वॉली की छत पर जा गिरा। फिर उसने छत पर हाथ रखा और सीधे कार में घुस गया। युवक को अपनी सीट पर बैठे देखकर उसे राहत मिली और उसने पूछा, क्या तुम जाग रहे हो? क्या तुम्हें असहज महसूस हो रहा है? एंजेलो ने अपना पेट रगड़ा और सीधी आंखों से सुन यांग को घूरते हुए बोला, भूख लगी है, खाना लाओ। सन यांग ठंडे पसीने से डरकर जमीन से उठ खड़ा हुआ और भगवान ही जाने क्यों उस युवक ने अचानक उस पर हमला कर दिया और अपनी बाईं आंख को ढकते हुए असंतोष से चिल्लाया, एंजेला, तुम कंकाल, तुमने अपनी आंखें खोलते ही मुझे एक मुक्का मारा और फिर तुम पागल हो गए। मैं अभी भी खाना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं कर सकते? एंजेलू को नहीं लगता था कि लड़ाई और खाने के बीच कोई खास संबंध है। जब यह हमेशा कंकाल होता था तो वह उन्हें अपने छोटे भाइयों के साथ लड़ने के लिए प्रशिक्षित करता था। लड़ाई के बाद वे अभी भी खुद का सम्मान करने में खुश रहते थे। सन यांग ने शुरू में सिर्फ इस बारे में बात की थी। जब उसने देखा कि युवक इतनी गंभीरता से खुद से सवाल पूछ रहा है तो वह शर्मिंदा हो गया। वह एक गंभीर व्यक्ति के रूप में एक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ क्या कर रहा था? हालांकि एंजेलो को कुछ याद आ रहा था। उसने स्तब्ध भाव दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने काफी जोर से मारा है? ठीक है, लेकिन अब तुम इतने कमजोर हो गए हो कि पहले के टुकड़े की तरह पेड़ में गिरकर मर जाओगे। एंजेलो की बातें सुनने के बाद सन यांग को लगा कि पूरा व्यक्ति अच्छा नहीं है। उसने उसे अलग किया और पेड़ से लटका दिया। जब वह भी एक खोपड़ी थी तो दुनिया में बहुत सारी खोपड़ी थी और वह तुरंत चिल्लाया, कौन ठीक रहेगा? मारो, तुम्हारे सिर में क्या है? एंजेलो ने अपना सिर झुकाया और काली पुतली ने फिर से उलझन भरी नजर दिखाई। इस युवक को इस तरह का प्रशिक्षण क्यों पसंद नहीं आया? उसने केवल अपनी परिचितता के लिए ऐसा किया और गाओ शुओ की ओर मुड़ा। मैं आपको प्रशिक्षित करने में मदद करता हूं भाई। आपको प्रतिक्रिया देने की आपकी क्षमता के लिए मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। आह, आप बहुत अद्भुत हैं।
अगली बार उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए आपके पास जगह नहीं है। ठंडी हवा स्थिर हो गई और चेहरे पर अभिव्यक्ति भी कठोर हो गई, यहाँ तक कि गाओ शुओ के उच्च ठंडे चेहरे का पक्षाघात एंजिलो विचारों की विचित्रता का सामना करना थोड़ा अवाक हो सकता है। एंजिलो ने गंभीरता से सिर हिलाया। आप बॉस हैं, मैं आपकी बात सुनता हूँ। युवक की गहरी आंखें विश्वास से भरी थीं, जो उसके अपने व्यक्तित्व को दर्शाती थीं। गाओ शुओ को पता नहीं क्यों, लेकिन वह बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था, और यह भावना तब भी नहीं दिखाई दी थी जब उसने पहली बार भाड़े के समूह की स्थापना की थी। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एंजिलो के बालों के शीर्ष पर पहुंच गया, रगड़ दिया। सुन यांग ने विलाप किया, जब बॉस एंजिलो का सामना करते समय बहुत ही सिद्धांतहीन था, तो सभी सदस्य ही थे जो उससे अलग तरह से व्यवहार करना चाहते थे। खाओ। एंजिलो ने फिर से सुन यांग की ओर देखा। अगर मैं इसे नहीं देता, सुन यांग पूछे बिना नहीं रह सका। एंजिलो ने उसकी ठोड़ी को छुआ, गंभीरता से विचार किया और फिर कहा, तुम्हें जोर से मारूंगा और फिर इसे पेड़ पर तब तक लटका दूंगा जब तक कि तुम इसे मुझे देने के लिए तैयार न हो जाओ, और अवज्ञाकारी भाई को सफाई देनी चाहिए। आप लोगों को पेड़ पर लटकाने के कितने जुनूनी हैं। सन यांग ने जल्दी से युवक को डिब्बाबंद बिस्कुट का एक गुच्छा निकाला। उसे आखिरकार याद आया कि जब युवक अभी भी कंकाल था तो उसे अपमान नहीं करना चाहिए। वह, भले ही वह इंसान बन जाए, बोलने के बाद एक ज्यामितीय गुणांक द्वारा अपनी घातकता बढ़ा सकता है। कई दिनों से भूखे रहने के बाद जब एंजिलो ने भोजन देखा तो उसने तुरंत अपनी आंखें बाहर निकालीं, बिस्कुट का एक बैग लिया, उसे खोला और अपने मुंह में ठूंस लिया। उसने बस मुंह फुलाकर उसे चबाया, जैसे कोई हमस्टर खा रहा हो। काली बिल्ली की पुतली दूसरे खाद्य पदार्थों को घूर रही हो। ऐसा लगता है कि वो सोच रहा है कि पहले कौन सा खाना चाहिए। ब्रेक के बाद टीम ने गाड़ी चलाना जारी रखा। एंजिलो को कार लेने के बारे में बहुत ताज़ा महसूस हुआ। कुछ देर तक कार में बैठने के बाद वो अधीर हो गया। उसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और बाहर देखा। उसने कार का दरवाज़ा धक्का दिया और पलट गया। छत पर चारों ओर देखने पर चारों ओर गहरा पीला रंग है, यहाँ तक कि धूप में भी एक उदास दृश्य है, लेकिन यह एंजिलो में बहुत अच्छा लग रहा है। घातक नेक्रोपोलिस की तुलना में यह अजीब जगह बहुत अच्छी है। कुछ स्वादिष्ट है और एक अच्छा दृश्य है। एंजिलो ने अपने पीछे कार में सन यांग को देखा और छोटे भाई को, जो इसे पसंद करता था। उसे ये बहुत पसंद आया। वैसे अपनी ताकत को कमजोर करना और अपने मालिक को धमकाना बुरा नहीं है। भविष्य में केवल खुद ही दूसरों को पेड़ से लटका सकता है। थोड़ी देर बाद आगे सड़क पर लाशें और घने ढेर थे। यदि आप इसे साफ नहीं करते हैं तो आप इसे पार नहीं कर सकते। कार फिर से रुक गई। कार के पीछे यूकुन लाशों को साफ करने के लिए कार से बाहर निकलने वाला था। सीधे ड्राइव करें और कचरा मेरे पास छोड़ दें। ये कहने के बाद वो कार के नीचे खड़े गाओ शुओ से चिल्लाया, मुझे एक चाकू दो। गाओ शुओ को नहीं पता था कि युवक क्या करने जा रहा था, लेकिन उसने फिर भी अपना चाकू लहराया और ऑफरोड वाहन के एक्सीलेटर को नीचे फेंक दिया। एंजिलो ने इसे हाथ से पकड़ लिया और चाकू पर धीरे से उछला। ये बहुत कमजोर था। उसकी पसलियां अभी भी इस्तेमाल करने में आसान हैं, लेकिन पसलियों को अब पता नहीं है कि उन्हें कैसे लेना है। इसका उपयोग करना ठीक है। एंजिलो ने अपना हाथ लहराया और ज़ॉम्बी में भाग गया, बहुत ताकत दिखाते हुए, बिजली की तरह तेज, जैसे कि कटाई का भूसा। ये तो अद्भुत है। बॉस बाहर आया और उसे खजाना मिल गया। पीछे की सीट पर बैठे तीनों लोग आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। मैं कसम खाता हूं कि मैं उसे फिर से नहीं उकसाऊंगा, नहीं तो मुझे सचमुच पेड़ से लटका दिया जाएगा। उसके बाद एंजिलो अचानक खिड़की के सामने प्रकट हुआ, कुछ लोगों को डराते हुए। क्या वो अभी भी सामने नहीं था? एंजिलो ने सीधे सुन यांग को बाहर खींच लिया और कहा, मैं लगभग भूल ही गया था, मुझे आपको अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। सन यांग, जो लाश के पास खींचा गया था, फूट फूट कर रोने लगा। हमेशा मैं ही क्यों घायल होता था। अध्याय 16 शत्रुता। अंधेरा होने के बाद समूह आखिरकार गुआंगमिंग के बेस पर पहुंच गया। दूर से बनी ऊंची दीवार और उस पर पहरा दे रही चौकी को देखकर गाओ शुओ को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में है। लू जिनचेन का विश्वासघात, वो अंत में इसके बारे में सोच भी नहीं पाया। ये किस लिए है? सन यांग के अनुसार वे लिन किंग के साथ एक नियुक्ति के लिए आए थे। ये बेस के पास एक गुफा थी। यह अपेक्षाकृत गुप्त थी। एंजिलो को नहीं पता था कि वे क्या करने जा रहे थे। बेशक भले ही उसे पता हो कि वे क्या करने जा रहे थे, वह परेशान नहीं होगा। फिलहाल वो स्नैक्स के साथ संघर्ष कर रहा था। जब उसने दोपहर में खाया तो सुन यांग ने चॉकलेट के कुछ टुकड़े निकाले। एंजिलो में खाने के बाद मुझे इस तरह की मिठाइयों से प्यार हो गया, यहाँ तक कि मुझे बारबेक्यू खाने में भी पर्याप्त रुचि नहीं थी। मैंने सीधे सन यांग को डुबो दिया और मिठाइयों का एक गुच्छा मांगा। सौभाग्य से सन यांग ने पिछले दिनों जगह खोल दी। अब जगह में और भी मिठाइयाँ हैं। वह गुफा में उछलकर सीधे पत्थर पर बैठ गया, अपनी ठुड्डी को सन यांग की ओर उठाया। उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दी में नाश्ता तैयार कर लिया है। गाओ शुओ को अपना रिकॉर्ड याद आया। उसने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़कर सन यांग को चॉकलेट निकाल कर ले गया। शांग एंजिलो पर एक संदिग्ध नज़र के साथ उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ज़्यादा मिठाई खाना अच्छा नहीं है। क्या तुम इतना खाने के बाद असहज हो?
एंजेलो ने अपना पेट रगड़ा, शिकायतों से भरी आंखों से गाओ शुओ को घूरते हुए। एक योग्य बॉस के रूप में आपको एक महान छोटे भाई की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, विशेष रूप से मुझे जो शक्तिशाली और दिल से है। यह अधिक से अधिक कंजूस है। जब से उसने अपना शरीर बदला है उसकी अधिक से अधिक आवश्यकताएं हैं और उसे सब कुछ नियंत्रित करना है, बिल्कुल एक दामाद की तरह। मुझे डर है कि तुम्हें नुकीले दांत लग जाएंगे। गाओ शुओ ने ट्रेंच कोट की जेब में चॉकलेट के कुछ पैकेट डाले और धीरे से कहा, 1 घंटे बाद खा लेना। एंजेलो का चेहरा शिकायतों से भरा था। बिल्ली जैसी आंखें चौड़ी करके गाओ शुओ को घूरते हुए और धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए, आदमी जो प्रबंधन करना पसंद करता है। गाओ शुओ ने चुपचाप युवक को देखा। वह उसके बारे में चिंतित था। दूसरे चाहते थे कि वह चिंतित हो। उसका इलाज नहीं किया गया। उसने अपना चेहरा घुमाया और युवक के बालों वाले भाव को नहीं देखा। बगल से हवा का झोंका आया। गाओ शुओ हैरान था। पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि युवक अपने हाथ में चॉकलेट पकड़े हुए खुद पर विश्वासघाती ढंग से मुस्कुरा रहा था। उसने अपना सिर अपनी जेब में डाला और उसे छुआ। एंजेलो के हाथ में चॉकलेट थी और वह एक विश्वासघाती मुस्कान लिए हुए था। जब वह नहीं मुस्कुराता था तो ऐसा लगता था कि सर्दियों में बेर खिल रहा है, अप्राप्य, लेकिन वह एक भोले बच्चे की तरह मुस्कुराता था। उसकी आंखें स्पष्ट और चमकदार थीं। लाइट, यह मेरी लूट है। युवक का सामना करते हुए गाओ शुओ को समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। उसका चेहरा बदबूदार था। युवक थोड़ा परेशान लग रहा था। उसने अपने बाल पकड़े, बहुत देर तक हिचकिचाया और एक बैग निकालकर गाओ शुओ को दे दिया। फिर उसने कहना जारी रखा, लेकिन वहाँ केवल इतने ही हो सकते हैं और मैं इसके लिए और कुछ नहीं मांग सकता। बोलने के बाद लोग बाहर निकल आए और सीधे एक बड़े पेड़ के पास पहुंच गए, जैसे कोई छोटा भेड़िया शावक भोजन की रक्षा कर रहा हो। खाना खाते हुए, सतर्कता से नीचे की ओर देखते हुए और सन यांग को इशारा करते हुए, तैयार रहो। सन यांग ने तुरंत कुत्ते के पैरों से कुछ मिठाइयाँ निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें आगे बढ़ा दिया। आदेश का पालन करना गाओ शुओ के निर्देशों को सुनने से भी बेहतर था। एंजेलो बहुत संतुष्ट था। पूरा छोटा भाई वास्तव में सड़क पर आ गया और उसने भोजन करते समय स्पष्ट रूप से सन यांग से कहा, मैं भविष्य में आपको कवर करूंगा और यदि आपको कोई समस्या है तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं। सन यांग ने बार बार सिर हिलाया। यूकुन और चेंग फेफी कुत्ते के पैरों की शक्ल देखकर दंग रह गए। उन्होंने एक साथ मिलकर ज़ॉम्बी को नहीं मारा। एंजेलो ने सन यांग के साथ क्या किया? गाओ शुओ ने गुफा में एक चक्कर लगाया, चारों ओर खोज की और अंततः गुफा के प्रवेश द्वार पर एक चट्टान पर एक बच्चे के चेहरे का निशान देखा, जिसके पीछे एक सीधा अक्षर लिखा हुआ था। गाओ शुओ ने चुपचाप उस समय की गणना की जब वह बेस से निकला था और बच्चे के चेहरे का अर्थ। गाओ शुओ ने कहा, लिन किंग ने हमें यहाँ एक निशान छोड़ा है। वह बिना किसी चेतावनी के हर दिन यहाँ आएगा। इसका मतलब है कि बेस में भाई बहुत सुरक्षित हैं। चलो शांति से प्रतीक्षा करें। एंजेलो ने अपने सामने पड़ी चट्टानों को देखने का नाटक किया। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये चीज़ें क्या हैं, फिर भी उसने उनकी तारीफ की। ये पेंटिंग्स अच्छी हैं और तारीफ के काबिल हैं। उसके चिड़चिड़े चेहरे के कारण कई लोग थोड़े अनिच्छुक थे और गाओ शुओ ने सोचा और उससे कहा, अगर कोई आता है तो उसे मारने के लिए जल्दबाजी न करें और उसे मारने में सावधानी बरतें। एंजेलो ने गंभीरता से सिर हिलाया, मत मारो, बस एक अधमरे को मारो। इसे देखने के बाद उसने अचानक जंगल में देखा और काली पुतली में उत्साह की एक चमक चमकी। कोई आ गया है, मैं अधमरे को मारूंगा। क्या? ये देखकर कि एंजेलो तेजी से आगे निकल गया है, गाओ शुओ ने तुरंत आदेश दिया, रुको, मत जाओ। जब एंजेलो ने आदेश जैसी आवाज़ सुनी तो वह तुरंत रुक गया। जब बॉस ने आदेश दिया तो उसे सुनना चाहिए, इसलिए वह पेड़ के नीचे आज्ञाकारी रूप से खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में पहले से ही चाकू था और उसकी आंखों में खून की प्यासी लाली भी चमक उठी। गाओ शुओ ने इशारा किया और सभी तुरंत छिप गए। एंजेलो सीधे एक बड़े पेड़ पर कूद गया और खुद को पत्तियों के बीच छिपा लिया। जब वह खुद को छिपाना चाहता था तो वह अपने दिल की धड़कन, सांस और यहाँ तक कि अपनी सांस को भी नियंत्रित कर सकता था। ये जगह से गायब होने जैसा है। घने जंगल में छिपे किसी को न पाकर दो व्यक्ति सावधानी से गुफा के पास पहुंचे और गुफा के द्वार पर पहुंचकर चारों ओर ध्यान से देखने के बाद अंदर जाने की तैयारी की। ए किंग, ए यांग। गाओ शुओ जंगल से बाहर निकला और सुन यांग और उसके अनुयायी पहली नज़र में ही बाहर आ गए। सुंदर चेहरे वाले किशोरों में से एक केवल 17 या 18 साल का था और थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। गाओ शुओ की आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पर एक हैरान मुस्कान दिखाई दी और वह सीधे गाओ शुओ की बाहों की ओर दौड़ा। मुझे पता था कि तुम ठीक हो। गाओ शुओ को दूसरों का पास आना पसंद नहीं आया और उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। किशोर ने एक डरी हुई खरगोश की तरह शर्मीली मुस्कान दिखाई। वह अजीब तरह से खड़ा था और शर्मिंदा होकर बोला, माफ़ करना भाई, मैं बहुत उत्साहित था। वह लिन किंग, कोल्ड नाइट मर्सिनरी रेजिमेंट का सदस्य है और वेई मिंगयांग नामक एक और ठंडे दिल वाला युवक है।
उसने आगे बढ़कर उत्साह से कहा, बॉस, लू जिनचेंग के लड़के ने कहा कि आप मर चुके हैं। मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ कि वह हाल ही में उकसा रहा है कि हर कोई उसे नए प्रमुख के रूप में चुनता है। मैंने उसे लंबे समय से नाखुश देखा है और आपके वापस आने के लिए ये ठीक रहेगा। ये जगह बेस के बहुत करीब है और कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि आसपास कोई बिजली नहीं होगी। सभी लोग एक साथ गुफा में चले गए। वेई मिंग्यांग ने कुछ कदम उठाए और अचानक पाया कि अंत में एक भावहीन युवक उसका पीछा कर रहा था, एक और व्यक्ति के साथ। उसे क्यों नहीं पता था कि जमीन पर चट्टान तुरंत उभरी और एंजिलो से टकरा गई। एंजिलो को चट्टानें नजर नहीं आईं और उसके कदम बिल्कुल भी नहीं रुके। गाओ शुओ ने एक चट्टान पर बर्फ से जोरदार टक्कर मारी और समझाया, वह एंजिलो है, वह उसका अपना है। एंजिलो, लिन किंग अचानक चिल्लाई, जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। उसने एंजिलो को बड़ी आंखों से देखा। एंजिलो ने अपनी नज़रें उसकी ओर घुमाईं, उसे हल्के से देखा और फिर चॉकलेट खाना जारी रखा। गाओ शुओ ने फिर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस इतना है कि उसका नाम मेरे किसी जानने वाले के नाम जैसा ही है। लिन की गगन हंसा, पूरी सतर्कता के साथ, यहाँ तक कि थोड़े सदमे के साथ, एंजिला को घूरते हुए, जैसे कि उसने सोचा हो कि एंजिला अनुचित है मौजूद। भाई शुओ, आप इन दिनों अधीर नहीं हैं। टैंगलोंग के भाइयों ने हमें बहुत परेशान किया है। फैंग लिक्सुआन को लगता है कि आप वास्तव में मर चुके हैं और आप लूलिन के करीब हैं। पहुँच कर पहुँचा जा सकता है। फल वाली हार्ड कैंडी खाने की आवाज़। मुझे इसकी उम्मीद थी। अगर मैं नहीं दिखा तो लू जिनचेंग द्वारा भाड़े के सैनिकों की रेजिमेंट को संभालने के बाद ये कम से कम आधे से कम हो जाएगा। लू जिनचेंग मुझसे छुटकारा पाने के लिए फैंग लिक्सुआन का उपयोग करना चाहता है और वह निश्चित रूप से कुछ भाड़े के सैनिकों की रेजिमेंट देगा। मिटाने योग्य कुकीज़ खाने की आवाज़। घटना के बारे में आधी बात करने के बाद लिन किंग अंततः असंतुष्ट होकर मुंह बनाने से खुद को नहीं रोक सका। सुओ भाई, यह नया सदस्य बहुत अपमानजनक है। क्या हम व्यवसाय के बारे में बात करते समय चुप नहीं रह सकते? उसकी चिंता मत करो। गाओ शुओ ने अपना हाथ हिलाया। लू जिनचेंग कल भाड़े की रेजिमेंट में मिलेंगे, जिससे सभी को भाड़े की रेजिमेंट के नेता के रूप में उनकी स्थिति पर सहमत होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि टैंगलोंग इस खंड में कोई बदलाव लाएगा या नहीं, या कि टैमरॉन लू जिनचेंग की मदद करेगा। ये देखकर कि गाओ शुओ कुछ सोच रहा था, अन्य लोगों ने अब और बात नहीं की और अंत में एंजिलों का पेट भर गया और उसने सुन यांग से कहा, पानी। सन यांग ने तुरंत पानी लिया और उसे थमा दिया। लिन किंग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ एंजिलो को देखा, लेकिन उसकी आंखों के नीचे दुश्मनी का भाव था। नमस्ते, मैं लिन किंग हूँ, एक अंतरिक्ष शक्तिवादी। आपका नाम एंजिला है। ठीक है, तो मैं आपको अलोउ कहूँगा। आपकी शक्ति क्या है? बोतल खोलने वाला हाथ रुक गया और एंजिलो ने लिन किंग की ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन का भाव था और वह अपने आसपास के लोगों से पूछने लगा, मेरी शक्ति क्या है? हमें क्या पता? यूकुन ने उसे एक खाली नज़र से देखा। मुझे नहीं पता, एंजिलो ने सच्चाई से जवाब दिया, एक हाथ में पानी पकड़कर और एक छोटा घूंट पीकर। लिन किंग की आंखों में जब एंजिलो को देखा तो तिरस्कार की झलक दिखी। यह एक साधारण व्यक्ति निकला जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी। देखो, सन यांग उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। क्या ये सन यांग का व्यक्ति है? इस तरह के सवाल के साथ लिन क्विंग बोलने वाला था। गाओ शुओ ने कहा, नई सेना के स्नो लेपर्ड भाड़े के रेजिमेंट के साथ क्या हो रहा है? वेई मिंग्यांग ने कहा, सतह पर यह हताशाजनक रूप से विकसित हो रहा है और इसमें शामिल नहीं हुआ है। इस समय गाओ शुओ की पुतली अचानक सिकुड़ गई और अचानक अपनी जगह से उछल गई। वह जमीन पर गिर गया और एंजिलो को जमीन पर फेंक दिया और अपने मजबूत शरीर से उसे सीधे अपने नीचे दबा लिया। कोई कार्रवाई नहीं। भाई शुओ, तुम। भीड़ ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। मुझे बाहर निकालो। गाओ शुओ ने एंजिलो को दबाया और देखा कि वह संघर्ष कर रहा था। उसने तुरंत इसे दबाने के लिए बल का इस्तेमाल किया। हवा में तापमान अचानक संघनित हो गया। ये बर्फ प्रणाली के कारण होने वाली भावना थी। उसके चौड़े शरीर ने सीधे अंजी को डाल दिया। फर्श ब्लॉक इतना कठोर है कि आप युवा की अभिव्यक्ति नहीं देख सकते हैं। तो भाई, तुम्हें क्या हो गया है? लिन किंग ने गाओ शुओ की हरकत देखी। उसकी आंखें लाल थीं, वह रो रहा था और वह अपने होठों पर दांत गड़ाकर चलना चाहता था, लेकिन गाओ शुओ ने उसे तुरंत ही रोक दिया। तुम बाहर जाओ, समझे नहीं? एक ठंडी आवाज आई और सभी ने एक दूसरे को देखा। सभी पानी की धुंध में थे। उन्होंने गाओ शुओ को कभी ऐसा अजीब हरकत करते नहीं देखा था। मेरी तरफ देखो, तुम चुपचाप गुफा से बाहर निकल जाओ। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे गुफा से कुछ अजीब सी आवाजें आती हुई सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी चीज जमीन से टकरा रही है और एक हल्की सी घुटन भरी गुनगुनाहट। उसके बाद गाओ शुओ की सांसें। तभी गाओ शुओ चिल्लाया, चुप रहो और आवाज मत करो। लिन किंग ने अंदर की ओर देखा और पीलापन लिए पूछा, भाई शुओ और उस एंजिलों के बीच क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता हो सकता है? सिर्फ बॉस और छोटे भाई का नहीं। सन यांग ने अपनी ठोड़ी को एक हाथ से पकड़ते हुए छेद में देखते हुए संदेह से कहा, भाई शुओ क्या कर रहे हैं? आवाज इतनी अजीब क्यों है? साथ ही छोटी इमारत को बोलने नहीं देते?
यूकुन और चेंग फेफी भी बहुत अजीब हैं। तीनों जानते हैं कि एंजिलो एक कंकाल है और वे बहुत शक्तिशाली हैं। स्वाभाविक रूप से वे कुटिल नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन लिन किंग और वेई मिंगयांग नहीं जानते, इसलिए उनके चेहरे बहुत अजीब हैं। एक ईर्ष्यालु और क्रोधित है, दूसरा अधिक जटिल है। क्या होगा अगर बॉस वापस आने पर अजीब हो जाए? तत्काल ऑनलाइन। गुफा में कपड़ों के फटने की आवाज़ आ रही थी, और यह इतनी सामान्य थी कि पहली बार सुनने पर ही मुझे पता चल गया कि यह लोगों के प्रत्यक्ष बल से फटा है। कपड़े फाड़ो। हर कोई उत्तेजित था, और सुन यांग भी अजीब भाव दिखाने लगा। पहले सुनी गई आवाज़ों और इसके साथ ही वे तुरंत एक ऐसी तस्वीर बना सकते थे जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं थी। वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति नाबालिग नहीं था। मैंने कहा, मैंने तो बस इसे सुना है। सन यांग को लगा कि वह उसे फिर से बचा सकता है। हम सब इसे नहीं सुन सकते। चेंग फेफी ने चेहरे पर भोलेपन का भाव लाते हुए धीरे से कहा। लगभग आधे घंटे बाद गाओ शुओ गुफा के प्रवेश द्वार पर गया, सुन यांग से एक सूट और स्लीपिंग बैग मांगा और बिना कुछ कहे, बिना किसी भाव के वापस गुफा में चला गया। एक क्षण बाद गुफा से गाओ शुओ की आवाज आई और उसने सभी से कहा, अंदर आओ। अंदर क्या हुआ, ये जानने के लिए उत्सुक 5 लोग लगभग अंदर भाग रहे थे। गुफा गंदा था और कुछ लोग संघर्ष कर रहे थे। एंजेला के सामने जमीन पर पहने गए आरामदायक कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए। आगे देखो, गाओ शुओ एक चट्टान पर बैठे, उसके बगल में एंजेला को एक स्लीपिंग बैग में लपेटा गया और जमीन पर रखा गया। बैग इतना तंग था कि उसका सिर ढका हुआ था। माँ दान, इस तरह का दृश्य देखकर क्या सभी को व्यक्तिगत रूप से पता है कि क्या हुआ था? भाई शुओ, लिन किंग की आंखों में आंसू थे और वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उसने आंसू रोके, मुश्किल से मुस्कुराया। भाई शुओ, चलो अब वापस चलते हैं, नहीं तो क्या करना है? नहीं, आप और यांग पहले वापस जाएं, यह न जानने का नाटक करें कि हम वापस आ गए हैं। पहले लू जिनचेंग को स्थिर करें और हम कल वापस जाएंगे। मुझे ये जानने की उत्सुकता थी कि जब लू जिनचेंग प्रमुख की सीट लेने वाला था, तो मुझे अचानक पता चला कि मैं मरा नहीं था। ये कैसा भाव होगा? गाओ शुओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। बोलने के बाद मैंने अचानक पाया कि गुफा में माहौल थोड़ा अजीब था और सभी लोग उसे अजीब भाव से देख रहे थे। और गाओ शुओ ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? नहीं, सभी ने अपना सिर हिलाया। लिन किंग और वेई मिंग्यांग के चले जाने के बाद बाकी तीनों तुरंत उबल पड़े। यूकुन ने अंजीलू की ओर इशारा किया। बॉस, क्या आपको भारी नशा नहीं करना चाहिए? अचानक पागल हो जाना चाहिए? सच यार, बॉस, आपने अपने से अधिक सैन्य बल वाले छोटे भवन को कैसे दबा दिया और हमारे साथ साझा किया? चेंग फेफी ने गाओ शुओ को एक अंगूठा दिया। अगर वे पहले इस पर विश्वास नहीं करते थे, जब मैंने गुफा में वर्तमान स्थिति देखी, तो मुझे इस पर विश्वास करना पड़ा। सन यांग ने मुंह बनाया और मूर्ति के भ्रमित भाव से कहा, ये तो बहुत ही जानवर जैसा है, ये तो कंकाल भी नहीं है। गाओ शुओ का चेहरा काला पड़ गया था और वह स्याही टपका सकता था, और अपने छोटे भाई को ठंडेपन से देखा। इतना कुछ कहने के बाद उसे नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि भाव इतने अजीब थे। उन्होंने लात मारी और सीधे सन यांग्यू को उड़ा दिया, फिर स्लीपिंग बैग को थपथपाया और कहा, बाहर आने का समय हो गया है। स्लीपिंग बैग को एक कोने से उठाया गया और फिर अंदर से एक सुनहरी कैनकन खोपड़ी बाहर निकली। उसने कुछ लोगों की तरफ देखा और क्लिक की आवाज़ निकालने के लिए अपना मुंह खोला। भले ही वह समझ न पाया हो कि उसने क्या कहा, लेकिन हर कोई उसके गुस्से को महसूस कर सकता था। उसे हिलते हुए नहीं देखा। स्लीपिंग बैग तुरंत खरोंच गया और मलबे के ढेर में बदल गया और जमीन पर गिर गया। एंजिलो जमीन से कूद गया। वह बहुत खुश था। यह मजबूत शरीर वापस आ गया था। दुर्भाग्य से अब कुछ अजीब हुआ। कुछ सेकंड, घंटी बजने के बाद जिन कैनकन की खोपड़ी का ढांचा वापस मानव आकृति में बदल गया। युवक की आंखें चौड़ी हो गईं और काली बिल्ली की पुतली गुस्से से चमक उठी। इससे पहले कि वह बोल पाता, वह फिर से खोपड़ी बन गया। ऐसा लग रहा था कि बिजली नियंत्रण से बाहर हो गई है। एंजिलू कंकाल से मानव रूप में बदल गया। तस्वीर भयानक थी। सौभाग्य से कुछ लोग उपद्रवी किस्म के नहीं थे, अन्यथा वे चीख पड़ते। एम्मा, यह एक बड़ा कंकाल है। तीनों को आखिरकार समझ में आ गया कि गाओ शुओ ने अभी अभी ऐसा अजीब कदम क्यों उठाया। पता चला कि जब वह लिन किंग से बात कर रहा था, तो उसने देखा कि एंजिलो का सिर अचानक खोपड़ी में बदल गया। इस मामले को जानने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, जितना कम उतना अच्छा, वह तुरंत एंजिलो को रोकने के लिए कूद पड़ा। भीड़ के बाहर जाने के बाद एंजिलो पूरी तरह से कंकाल में बदल गया था। वह बहुत खुश था और तुरंत बाहर भाग गया। गाओ शुओ मुश्किल से उसे रोक सका। जब एंजिलो नाखुश था, तो उसने नीचे हाथ हिलाया और उसे बाहर फेंक दिया। ये देखकर कि उसने गलती की है, एंजिलो ईमानदार था। परिणामस्वरूप मैंने पाया कि मैं कुछ ही मिनटों के भीतर कंकालों और लोगों के बीच लगातार बदल रहा था। एंजिलो, जो बुरे मूड में था, ने सीधे अपने कपड़े फाड़ दिए और गाओ शुओ ने उसे सामान्य होने के बिना लंबे समय तक इंतजार किया। गाओ शुओ ने तीनों से गंभीरतापूर्वक कहा,
ये तथ्य कि अलोव एक कंकाल है हम चारों को अच्छी तरह से पता है और हमें इसे किसी को नहीं बताना चाहिए, यहाँ तक कि रेजिमेंट के अच्छे भाइयों को भी नहीं, अन्यथा कोई दुर्घटना हो जाएगी। क्या आप जानते हैं? तीनों ने सिर हिलाया। बेशक कोई भी ऐसी अविश्वसनीय चीज नहीं निकालेगा, यहाँ तक कि अंतिम दिनों में भी इस तरह की चीज अजीब है। इस रात सभी को ज्यादा नींद नहीं आई। सन यांग सबसे ज्यादा अतिरंजित था। वह एंजेलो की बड़ी खोपड़ी के दृश्य को उत्साह से देख रहा था। उसे नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगा। क्षितिज के सफेद हो जाने के बाद ये दृश्य आखिरकार बंद हो गया। एंजेलो ने उसके शरीर को देखा और अपना मुंह खोला, जिससे एक चमकदार मुस्कान प्रकट हुई। उसने उन चारों की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस स्थिति को नियंत्रित कर सकता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? गाओ शुओ ने पूछा। एंजेलो ने तुरंत इसे दिखाया और उसने खुद को खोपड़ी में बदल लिया, क्योंकि उसने गर्मियों के कपड़े पहने हुए थे और उजागर हाथ, सिर और बछड़े जिन चाणक्य के कंकाल बन गए थे। उसने कुछ कदम उठाए और फिर से अपनी आंखें बदल लीं। गाओ शुओ की ओर मुड़ा और गर्व से मुस्कुराया, बॉस, मैं अपना शरीर बदल सकता हूँ, ये बहुत अच्छा है ना? उस नौजवान के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी और बिल्ली की पुतली चौड़ी हो गई थी। उसने मेरी तरफ बहुत गौर से देखा और गर्वित फारसी बिल्ली की तरह मेरी तारीफ की। गाओ शुओ ने आगे बढ़कर युवक के बालों को छुआ, उसकी खुशी को महसूस किया और लू जिनचेंग के कारण होने वाली उसकी बेचैनी तुरंत गायब हो गई। अलो बहुत शक्तिशाली है, वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है जिसे मैंने कभी देखा है। एक क्षण के लिए युवक की आंखें किसी खजाने की तरह चमक उठीं और उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। तब 1, 2, 3 कंकाल एंजेलो जंगल में घूमता रहा और सन यांग उसके पीछे पीछे चलता रहा। जब उसने यह वाक्य चिल्लाया तो एंजेलो तुरंत रुक गया और खुद को एक आकृति में बदल लिया। सन यांग ने मुड़कर 2 कदम चले और फिर चिल्लाया, फिर से कंकाल में बदल गया। दोनों बहुत खुश थे। गाओ शुओ ने खेल खेलने वाले 2 लोगों की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। मैंने पूछा था कि अलोउ का तुम दोनों की तुलना में सन यांग के साथ बेहतर रिश्ता क्यों है? यह इस तरह से निकला। यूकुन ने कहा, बेशक बच्चे एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। सन यांग 15 साल की उम्र से उसकी आईक्यू कभी नहीं बढ़ी। चेंग फेफी ने शांति से निष्कर्ष निकाला। गुआंगमिंग बेस उत्तर में सबसे बड़े ठिकानों में से एक है। बेस में बड़ी संख्या में लोग हैं। पिछले दिनों की शुरुआत में प्रांतीय सैन्य क्षेत्र के कमांडर लू लिन ने अपने आदमियों के साथ यहाँ एक बेस स्थापित किया और कई लोगों को आकर्षित किया। एक के बाद एक कई क्षमताएं सामने आईं और बेहतर तरीके से जीवित रहने के लिए उन्होंने भाड़े के सैनिकों की रेजिमेंट स्थापित की। इन भाड़े के रेजिमेंटों में सबसे शक्तिशाली है फैंग लिक्सवान की टैमरॉन और गाओ शुओ की कोल्ड नाइट भाड़े की रेजिमेंट। वे बढ़ते और विकसित होते रहते हैं। जैसे जैसे टीम की शक्ति बढ़ती है, वे अंततः लू लिन की सेनाओं के साथ एक त्रिपक्षीय बल बनाते हैं। स्थिति: बेस के चारों ओर ऊंची बाड़ और संतरी टावर बनाए गए हैं। ज़ॉम्बी की भीड़ के आने पर भीड़ को रोकने के लिए विशेष कर्मचारी गश्त कर रहे हैं। बेस के प्रवेश द्वार पर विशेष गार्ड भी हैं जो अंदर जाना चाहते हैं। उन्हें सहमत होना चाहिए। एंजेलो भीड़ के पीछे पीछे चला गया। जब बेस की पूरी तस्वीर उसके सामने आई तो वह निराश हो गया और उसके मुंह से कुछ निकला। इन दिनों उसके दिमाग में एक और याद आखिरकार सुलझ गई। लाश को अवशोषित करने के बाद यहाँ तक कि दूसरे पक्ष की याद भी अवशोषित हो गई। लाश से मिली याद ने उसे बताया कि आखिरी दिनों का बेस एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई पहुँचना चाहता है। बेस तक पहुँचने के लिए कई लोग सड़क पर ही मर भी गए। उसे लगा कि यह बेस एक जादुई जगह है। जहाँ तक प्रलय का सवाल है तो यह उन चीज़ों के कारण हुआ जो बाहर अकड़कर चलती थीं और बदसूरत और गंदी दिखती थीं। इस दुनिया में लोग वाकई कमज़ोर हैं, वरना बॉस भी कमज़ोर कैसे हो सकता है? प्रवेश द्वार पर बहुत से लोग कतार में खड़े थे। वे आम लोगों की तरह दिख रहे थे। वे शर्मिंदा, धूल से लथपथ और शर्मिंदा दिख रहे थे। गेट की रखवाली करने वाले सैनिक उग्र थे और उन्होंने समय समय पर लाशों से घायल कुछ लोगों को बाहर धकेल दिया और उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। इस मामले में गाओ शुओ और उनकी टीम विशेष रूप से विशिष्ट लग रही थी। सन यांग में एक अंतरिक्ष शक्ति थी। उनके पास शर्मिंदगी का एक निशान नहीं था। साथ ही कुछ पुरुषों के सुंदर और महिलाओं के सुंदर होने के कारण तुरंत एक कतार लग गई। ध्यान! क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? एंजेलो ने द्वारपालों की ओर अपनी ठोड़ी उठाई, उन्हें रोकने का साहस किया और कुछ कहने से पहले ही चिल्लाया। हाथ पर! गाओ शुओ ने उलझन में युवक की ओर देखा। इन लोगों को मार डालो। ये लोग मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, या फिर मुझे पहले अधमरा करके लड़ने दो। एंजेलो ने उसके हाथ की नकल की, एक तेज लंबा चाकू दिखाया और बिना किसी इरादे के गार्डों की तरफ देखा। गाओ शुओ ने जल्दी से चाकू वापस किया, युवक की कमर से म्यान वापस लिया और चाकू को कमर से बांध दिया। उसे लगा कि युवा लोगों के लोकप्रिय विज्ञान को देखना जरूरी है। जो कोई भी इसे पसंद नहीं करता, उसे मौत के घाट उतारने का विचार स्वीकार्य नहीं था। यहाँ तक कि एस्केटोलॉजी भी बेवजह हत्या नहीं कर सकती। युवक हमेशा से खुद का आदी रहा है और वह केवल तभी आदेश दे सकता है जब वह आज्ञाकारी होना चाहता है।
इसलिए गाओ शुओ ने बहुत गंभीरता से कहा, जो लोग लाश नहीं है वे बस काट छांट नहीं कर सकते। आकस्मिक हत्या की बात तो दूर, यदि आवश्यक हो तो मेरे निर्देश सुने, समझे? एंजेलो ने सिर हिलाया। बॉस का मतलब था कि जब तक वह वहां था उसे कुछ भी करने की अनुमति नहीं थी। शायद ये बहुत कमजोर था। मैं खुद को प्रशिक्षित करना चाहता था। अगर मेरे पास ऐसी जागरूकता होती तो यह अच्छा होता, अन्यथा एक दिन वह बॉस को काटने से नहीं बच सकता था। कैसे करें? युवक को सिर हिलाते देख गाओ शुओ ने भी आदेश दिया। बेस में प्रवेश करने के बाद लोगों की कई आंखें होती हैं, इसलिए उन्हें किसी भी परिस्थिति में खोपड़ी बनने की अनुमति नहीं है। क्या आप समझते हैं? मेरा मतलब किसी भी परिस्थिति में है। युवक की समझ से परे आंखों को देखते हुए गाओ शुओ को यकीन नहीं हुआ कि वह इसे समझ पाया है या नहीं, इसलिए उसने कुछ और बार पूछा। जब उसने कुछ कहा तो युवक ने सिर हिला दिया। अंत में गाओ शुओ अभी भी असहज था। क्या तुम वाकई अब भी समझते हो? एंजेलू ने दोहराया। लोगों को मारना या काटना मना है, कंकाल बनना मना है, सिवाय जब बॉस दूर हो, उसने मन ही मन कहा। मुझे यकीन था कि युवक वास्तव में समझ गया था और गाओ शुओ दरवाजे की ओर चला गया। आधार की मूल शक्तियों को प्रवेश करने के लिए लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं थी। अकेले गाओ शुओ अभी भी आधार में शक्ति था। जब उसने उसे देखा तो दो गार्डों के चेहरे पर तुरंत एक आकर्षक मुस्कान आ गई और उनमें से एक ने हठपूर्वक कहा, ये कैप्टन गाओ है, कृपया जल्दी से अंदर आएं। आप व्यक्तिगत रूप से बाहर जा सकते हैं और ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा है। गाओ शुओ ने जवाब में थोड़ा सिर हिलाया, अंदर की ओर बढ़ा और जब उसके पीछे खड़ा युवक बाहर निकला तो पहरेदारों ने तुरंत उसे चमकीली आंखों से देखा और लगभग उसे देखा। आखिरी दिनों से पहले नहीं, आखिरी दिनों के बाद की तो बात ही छोड़िए। एकमात्र गार्ड जो शांत था वह वफादार और निष्ठावान था। लीडर गाओ, यह वह नया सदस्य है जिसे आप वापस ला रहे हैं। बेस यह निर्धारित करता है कि जो कोई भी पहली बार आता है उसे पंजीकरण करने और क्षमता का पता लगाने की आवश्यकता होती है। देखो, शक्ति का पता लगाओ। एंजेलो ने अपनी आंखें गार्ड की ओर घुमाई। उसकी काली आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। क्या शक्ति का पता लगाया जा सकता है? युवा लोगों को खुद से बात करते हुए देखकर गार्ड लहरदार हैं और अच्छे दिखने वाले लोग हमेशा अधिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, इसलिए उन्होंने सावधानी से समझाया। आप दूसरे आधार से आए हैं। हमारे आधार अनुसंधान संस्थान ने 1 साल बिताया। समय जानबूझकर बनाया गया इस तरह का उपकरण मानव शक्ति विशेषताओं और स्तरों का सटीक रूप से पता लगा सकता है। एंजेलो की आंखें चमक उठीं और वह उछलकर बोला, आओ, मैं देखना चाहता हूं कि मुझमें कितनी शक्ति है। गाओ शुओ भी जानना चाहता था कि एंजेलो की शक्ति क्या है। आखिरकार, हालांकि एंजेलो एक कंकाल में तब्दील हो गया था, उसकी शक्ति बहुत शक्तिशाली थी और सन यांग भी उत्सुक था। मुझे लगता है कि यह शुद्ध शक्ति है। ये देखते हुए कि जब भी एंजेलो किसी ज़ॉम्बी को मारता था तो उसे मुट्ठी से मारा जाता था, सन यांग ने तर्क दिया और फिर अपना सिर हिलाया। एंजेलो हर बार तेज भी था, वह इंसान नहीं था। ठीक है, वह कभी इंसान नहीं था। चेंग फेफई ने सन यांग की परवाह नहीं की। वे सिर्फ इस बात को लेकर उत्सुक थे कि क्या एंजेलो में मौजूद कंकाल में शक्ति गुण है। परीक्षण अच्छा रहा। एंजेलो ने अपनी उंगली में एक छेद किया और उस अजीब यंत्र में खून टपकाया। एक पल बाद यंत्र पर एक चमकदार सफ़ेद रोशनी चमकी। इस सफ़ेद रोशनी को देखकर गाओ शुओ थोड़ा डर गया, फिर उन्हें पता चल गया। लेकिन गार्ड एंजेलो की नज़र तुरंत बदल गई। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि वे गाओ शुओ के साथ आ सकते हैं। एक उच्च स्तरीय क्षमता होनी चाहिए। मुझे कहाँ पता। एक साधारण व्यक्ति तुरंत एंजेलो को लोगों के खेलने के लिए एक खिलौना के रूप में तैनात किया। आखिरकार, अंतिम दिनों में जितने अधिक साधारण लोग अच्छे दिखते हैं, उन्हें धमकाना उतना ही आसान होता है। यदि वे जानते हैं कि युवा लोग अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें सीधे काट दिया जाए या आधा काट दिया जाए, तो वे नहीं जानते कि वे क्या सोचते हैं। हाँ, पता चला कि तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। सन यांग को अंततः मौका मिल गया और वह जोर से हंस पड़ा। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। एंजेलो ने अपनी नाक की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में थोड़ी सी उदासी थी। पता चला कि उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वे शक्तियां कमजोर हो सकती हैं, यहाँ तक कि उसकी पसलियों को भी रोका नहीं जा सकता। चलो चलें, गाओ शुओ ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने आसमान की ओर देखा। इस समय लू जिनचेंग को ठंडी रात के गढ़ में समूह के प्रमुख की स्थिति में सवार होने के लिए तैयार होना चाहिए। उसने सोचा होगा कि वह जीवित है। बेस में प्रवेश करने के बाद रास्ते में बहुत से लोगों ने उन्हें देखा। उनकी नज़रें गाओ शुओ पर पड़ी। कोल्ड नाइट मर्सिनरी कॉर्प्स के नेता की घटना पावरिस्टों के बीच फैल गई थी। इन दिनों ठंड है, रात का माहौल वाकई थोड़ा गड़बड़ है। सभी को लगा कि यह सच है। ये सब एक अफवाह निकली। लेंग यी का गढ़ बेस के पूर्वी हिस्से में था, जो एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर रहा था। इस समय हॉल लोगों से भरा हुआ था। वे सभी भाड़े के रेजिमेंट में छोटे पावरिस्ट थे। वे किसी बात पर चर्चा करते और शोर मचाते हुए लग रहे थे। लू जिनचेंग भीड़ के सामने खड़ा है। वह एक युवा व्यक्ति है जो बहुत ही सौम्य दिखता है। वह चश्मा पहनता है, उसके चेहरे पर मुस्कान है और कोई भी उसे नहीं देख सकता। वह अपने भाई के चाकू के साथ एक भयावह खलनायक होगा।
अभी भी कोई निर्णय लिए बिना शोर मचाते हुए उसने आखिरकार हमला कर दिया। भारी भाव भंगिमा बनाते हुए उन्होंने गहरी आवाज में कहा, प्रिय भाइयों, भाड़े की रेजिमेंट अब एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रही है। टैंगलोंग सोसाइटी के हमलों में सू भाई की मौत के बाद हाल ही में हमें अन्य बलों द्वारा बुरी तरह से दबा दिया गया था। हर कोई चिंतित भी है। पहले से ही कुछ टीमें हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन हम बस बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। अब हमें एक नया नेता चुनना है, रेजिमेंट में बलों का विकास जारी रखना है और फिर शुओ भाई का बदला लेने के तरीके खोजने की कोशिश करनी है। शुओ के मामलों के कारण सन यांग बाहर गया और वर्तमान में वापस चला गया। समग्र स्थिति की अध्यक्षता करने के लिए रेजिमेंट में कोई होना चाहिए। लू भाई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप किसे चुनेंगे? मूल रूप से यू कुन और सन यांग सबसे उपयुक्त थे। आखिरकार समूह में अधिकांश चीजें मूल रूप से उनके द्वारा संभाली गई थीं और वे सभी ठीक थे। भीड़ में से कुछ लोगों ने रोड से पूछा। हाँ, वे दोनों तीसरे क्रम के हैं और यू कुन लगभग टूट रहा है। इन लोगों की बातें सुनने के बाद लू जिनचेंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी जो हास्यास्पद है। वह वही था जिसने सबसे पहले गाओ शुओ का अनुसरण किया था। वह दुनिया के अंत से पहले हमेशा गाओ शुओ का आदमी रहा था। गाओ शुओ से पहले उसका बायां और दायां हाथ था। हाँ, अब केवल सामान्य लोगों को ही प्रबंधित किया जा सकता है। उसने सोचा कि यह उसके लिए आगे बढ़ने का एक अवसर है, लेकिन यू कुन और सन यांग, दो सौतेले भाई, अधिक मूल्यवान थे और उनके सबसे बड़े अधिकार उनके द्वारा विभाजित किए गए थे। वह अभी भी केवल अधिकारों के किनारे पर ही चल सकता था। किस आधार पर? जाहिर है कि वे एक ही ताकत हैं, लेकिन वह भीड़ से बाहर था। क्या लू भाई अभी तक नहीं है? लू भाई भी एक तीसरे क्रम की क्षमता है। ताकत बिल्कुल भी खराब नहीं है। हाँ, या भाई लू, आप इसे ले सकते हैं। यदि आप इस तरह से जारी रखते हैं तो भाइयों को टैंगलोंग द्वारा धमकाया जाएगा। वेई मिंग्यांग ने बात करने वाले लोगों को ठंडे अंदाज में देखा। वे आमतौर पर लू जिनचेंग के पास जाते थे। अब यह एक मिलीभगत होनी चाहिए। हालांकि लिन किंग यहाँ था। वह कल रात जो हुआ उसके बारे में सोचता रहा। उसका चेहरा बदल गया। वह बहुत बुरी तरह से चला गया। उसने सोचा कि एंजेलो यहाँ क्यों आया। जाहिर है कि एंजेलो को कोल्ड नाइट मर्सिनरी कॉर्प्स का सदस्य नहीं होना चाहिए। लू जिनचेंग द्वारा लोगों को जानबूझकर भड़काने के लिए आयोजित एक लंबी बहस के बाद आखिरकार सभी ने आराम किया। कई लोग इस फैसले से सहमत थे। लू जिनचेंग ने आखिरकार समय आने पर अपना मुंह खोला। उन्होंने धीरे से कहा, अपने भाइयों का शुक्रिया। ऐसा नहीं है कि लू जिनचेंग सत्ता हथियाना चाहता है। ये सिर्फ इतना है कि वर्तमान स्थिति अस्थिर है। अगर हम उपाय नहीं करते हैं तो हमारे सामने आने वाला अंतिम परिणाम अन्य ताकतों द्वारा निगल लिया जाएगा। भाड़े के रेजिमेंट के लिए मैं अस्थायी रूप से इस रेजिमेंट का नेता बनूंगा। मेरे पास लू जिनचेंग का एक निवाला है और सभी के लिए एक निवाला होगा। तो उनके वापस आने के बाद, जब वे वापस आएंगे तो मैं उन्हें अधिकार लौटा दूंगा। लू जिनचेंग को चुपके से बात करने वाले युवक की याद आ गई। उसने वेई मिंग्यांग की ओर देखा, जिसने कुछ नहीं कहा था। वे कल रात ही एक दूसरे की तलाश कर चुके थे, लेकिन वेई मिंग्यांग सहमत हो गया। वेई मिंग्यांग दरवाजे की तरफ देखता रहा और देखा कि गाओ शुओ अभी तक नहीं आया है, इसलिए उसने सिर हिलाया। लू जिनचेंग बहुत खुश था, लेकिन उसका चेहरा शांत था। लेकिन उसने गंभीरता से कहा, मैं लू जिनचेंग की कसम खाता हूं कि जब भी उसे मौका मिलेगा वह उसका बदला लेगा, ड्रैगन को नष्ट कर देगा। यदि तुम मुझसे बदला लेते हो तो मुझे ये देखने की आवश्यकता नहीं है। इस समय दरवाजे के बाहर से एक परिचित आवाज आई और फिर गाओ शुओ धीरे धीरे सभी के साथ अंदर चला गया। लू जिनचेंग का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। गाओ शुओ को घूर रहा था। तो भाई, पता चला कि तुम मरे नहीं हो। बढ़िया। हाँ, ऐसा लगता है कि तेंगलों के पोते तुम्हें नहीं गिनेंगे और भाड़े के सैनिकों के समूह को फिर से उम्मीद जगी है। गाओ शुओ वापस आ गया है। ये कहा जा सकता है कि लू जिनचेंग और उसके साथ कुछ अनुयायियों को छोड़कर बाकी सभी बहुत खुश हैं। वे बहुत खुश हैं और यहाँ तक कि बहुत से लोग जयकार कर रहे हैं। हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है। एक शब्द में, अगर लॉबी में बहुत से लोग नहीं होते तो मैं सीधे ऊपर जाना पसंद करता। जिस क्षण उसने गाओ शुओ को देखा, लू जिनचेंग का खून जम गया और कड़वी ठंड सीधे उसके दिमाग में घुस गई। जमे हुए आदमी का पूरा शरीर कांप उठा। उसे आश्चर्य हुआ कि गाओ शुओ मरा क्यों नहीं। जाहिर है कि वह अपनी ही तलवार से मारा गया है और वह रोनिन और उनकी 6 क्षमताओं का पीछा भी कर रहा है। वह कैसे अच्छी तरह से रह सकता है और फिर भी यहाँ दिखाई दे सकता है? गाओ शुओ भीड़ के बीच में चला गया। उसने लू जिनचेंग की ओर देखा, जिसका चेहरा बदल रहा था, और ठंडे स्वर में कहा, मैं इस बार फिर से वापस आ सकता हूँ। मैं अपने भाइयों को देखकर बहुत खुश हूँ। हालांकि आप सभी मेरी वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शायद ऐसा नहीं सोचते। ये कैसे है भाई शुओ? आप समूह के प्रमुख हैं और आप स्वाभाविक रूप से वापस आकर खुश हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है जो नाखुश हो। यू चेन, भाड़े के समूह की तीसरी क्रम की क्षमता, आमतौर पर सूर्य यांग के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। बेशक। गाओ शुओ की नज़रें लू जिनचेंग पर कभी नहीं हटी और उसने एक एक शब्द पूछा, अचेन, क्या तुम सही हो? लू जिनचेंग ने दरवाजे की दिशा में देखा।
लॉबी में प्रवेश करने के बाद से गाओ शुओ की आंखें उस पर टिकी हुई थीं, जिससे वह हिलने में असमर्थ था और उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। लगातार यह सोच रहा था कि अपनी जान कैसे बचाई जाए। उसने 2 कदम आगे बढ़कर पूछा, क्यों तुम ठीक हो? क्या आप अभी भी पूछना चाहते हैं कि मुझ पर आपके पीछे से हमला क्यों किया गया और लुओ निंग द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया? वे उनकी खोज से बच सकते थे, लाश से बच सकते थे और 1000 मील जीवित वापस आ सकते थे। गाओ शोमी की आवाज़ एक शब्द के लिए ठंडी थी और लू जिनचेंग हमेशा उनके दिल में एक अच्छा भाई रहा है। गाओ शुओ ने जैसे ही यह कहा, हॉल तुरंत उबल पड़ा, मानो शांत झील के पानी में कोई बड़ा पत्थर गिरा दिया गया हो। इतने दिनों में इतने समय तक कौन घुल मिल सकता है जो इंसान नहीं है? वे अविश्वसनीय रूप से लू जिनचेंग को देखते रहे और अंत में किसी ने मदद नहीं की, लेकिन पूछा, लू ने वास्तव में भाड़े के रेजिमेंट को धोखा दिया? क्यों? हाँ भाई लू, आप हमारी भाड़े की रेजिमेंट के मुख्य व्यक्ति हैं और आप वास्तव में इस तरह का काम करते हैं। तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों? लू जिनचेंग का चेहरा बिगड़ गया और वह गाओ शुओ पर चिल्लाया, तुम उससे क्यों नहीं पूछते? अपने बॉस और मुखिया से पूछो। मैं विश्वासघात क्यों करूंगा? गाओ शुओ ने उदास चेहरे के साथ कहा, लू जिनचेंग, जब से तुमने मेरा पीछा किया है मैंने खुद से पूछा है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है और समूह में संसाधनों की कभी कमी नहीं होती है। गाओ शुओ को लू जिनचेंग ने बोलने से पहले ही बीच में रोक दिया। वो कुछ बार हंसा, ऐसा लगा कि उसने दुनिया के सबसे अच्छे चुटकुले सुने हैं। कुछ कदम लड़खड़ाए और फिर कहा, मुझे मत लो, यह मजाकिया है। वो जो आज इस हॉल में खड़ा है, जाहिर है कि मैं सबसे लंबे समय से आपके साथ हूँ, लेकिन ये पता चला है कि रेजिमेंट में कुछ अधिकार मेरे हाथों में हैं, सिवाय आपके कमांडर के, जिनमें से सभी सन यांग यूकुन के साथ विभाजित हैं। यहाँ तक कि चेंग फेफी की महिला के पास मुझसे ज़्यादा शक्ति है, जो आप कहते हैं कि इलाज नहीं किया जाना चाहिए। मैं रेजिमेंट में संसाधनों का प्रभारी हूँ, लेकिन मैं एक अंतरिक्ष शक्ति हूँ। लू जिनचेंग, तुम कमबख्त, अगर तुम भी एक अंतरिक्ष शक्ति हो, एक शब्द में, मैं तुम्हें जाने दूंगा। सन यांग ने लू जिनचेंग को सुना, इस कारण से क्यों चिल्लाया, क्या सिर्फ इस तरह की बात की वजह से तुमने इतने सालों तक हमारे भाईचारे को धोखा दिया है? गाओ शुओ ने कभी नहीं सोचा था कि लू जिनचेंग ऐसा सिर्फ अपने अधिकारों के लिए करेगा। उसकी संकुचित आंखों में एक दुख की झलक दिखाई दी और उसकी आवाज़ बदल गई, उदासी। जब भाड़े की रेजिमेंट पहली बार स्थापित की गई थी तो मैं स्पष्ट रूप से चाहता था कि आप डिप्टी रेजिमेंट बने। आपने इसे अस्वीकार कर दिया। बाद में सन यांग और यूकुन अच्छे थे, मैंने उन्हें कुछ बातें साझा करने दी। उस समय आप तीसरे क्रम को प्रभावित कर रहे थे, शक्ति। उसके बाद आपने कुछ नहीं कहा। हम भाई हैं जो जीवन और मृत्यु के युद्ध के मैदान से आए हैं। यदि आप ये चीजें करना चाहते हैं तो आप सीधे बात कर सकते हैं। सीधे बोलो, लू जिनचेंग ने व्यंग्य किया। जाहिर तौर पर गाओ शुओ की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये तो छोड़िए कि बात इस बिंदु तक पहुंच गई थी। भले ही उसने ऐसा कहा हो, ये बेकार था। वह अचानक चिल्लाया और उछल पड़ा, बिजली की तरह दरवाजे की ओर भागा। यह वह हॉल है जहां गति एक शक्ति है और अचानक चलती है और लोग पलक झपकते ही बाहर निकल जाते हैं। गाओ शुओ उसकी हरकतों पर ध्यान देता रहा। उसे भागते हुए देखकर उसने तुरंत उसका पीछा किया। सभी ने देखा कि लू जिनचेंग भाग गया और हॉल से बाहर उसका पीछा किया। एंजेलो अंत तक चला गया। उसने संकट में अपने हाथों को देखा। उसे लोगों को हैक करने देना, बॉस के छोटे भाई को धोखा देने की हिम्मत करना, उसे कुछ टुकड़ों में काटकर पेड़ पर लटका देना कितना उबाऊ था। मैं वास्तव में ऐसा करना चाहता हूँ। जैसे ही लिन किंग एंजेलो से आया, उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। जब उसने अंत में चलने वाले युवक को देखा तो उसने भी अपनी गति धीमी कर दी। उसने एक मासूम मुस्कान दिखाने के बारे में सोचा और पूछा, अलो, कल रात क्या हुआ था? क्या हुआ? सू अचानक कूद गया और मुझे डरा दिया। एंजेलो ने अपना ध्यान लिन किंग की ओर लगाया। कल रात वह वापस कंकाल में बदल गया। यह एक नहीं कहा जा सकता है, इसलिए उसने ईमानदारी से कहा। बॉस ने कहा, यह एक रहस्य है और आप दूसरों को नहीं बता सकते। लिन किंग की बात सुनने के बाद उसका चेहरा बदल गया और उसकी आंखों में थोड़ी सी कठोर रोशनी चमक उठी, लेकिन उसके बोलने का लहजा वही रहा, एक शुद्ध और दोषरहित लड़के की तरह। चूंकि भाई शुओ तुम्हें बोलने नहीं देंगे तो मैं बस यह नहीं पूछूंगा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? दोस्त? इसका क्या मतलब है? वह इसे अच्छी तरह से नहीं समझ पाया, लेकिन लिन किंग के छोटे और पतले शरीर को देखते हुए एंजेलो ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। इतना कमजोर अस्तित्व इतना बदसूरत है कि वह इसे छोटे भाई के रूप में भी नहीं देख सकता। तुम मुझसे दोस्ती करने को तैयार क्यों नहीं हो? लिन किंग ने अपने हाथों को भींच लिया। वह अपना गुस्सा नहीं रोक पा रही थी। तुम बहुत बदसूरत हो, एंजेलो ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना जवाब दिया। उसकी राय में कंकाल के ढांचे को छोड़कर सभी बदसूरत हैं। लिन किंग सबसे बदसूरत दिखने वाला कमजोर है और अब लिन किंग को अनदेखा नहीं कर सकता। धीरे धीरे हॉल से बाहर चला गया। लिन किंग अपनी जगह पर खड़ा था और एंजेलो के जाने का दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर डर के भाव ने उसके पूरे चेहरे को विकृत कर दिया। अरे, एंजेलो यहाँ क्यों है? क्या गलत हुआ? वह स्पष्ट रूप से ड्रैगन सोसाइटी का उपाध्यक्ष था। खुले मैदान में गाओ शुओ लू जिनचेंग के साथ लड़ रहा है।
स्पीड एक्टिविस्ट, जैसा कि नाम से पता चलता है, उनकी सारी क्षमताएं गति में हैं। उनका तेज फिगर, उनके कौशल की गति हवा में एक अवशिष्ट छवि लाती है। उनके हाथ में रखा चाकू एक लचीले जहरीले सांप की तरह था। चाकू की हर लहर ने गाओ शुओ के मुख्य बिंदु पर हमला किया। गाओ शुओ ने जल्दी से लू जिनचेंग के हमले का समाधान किया। वह लू जिनचेंग से एक कदम ऊपर था, इसलिए लू जिनचेंग की गति उसकी नज़र में बिल्कुल भी मुद्दा नहीं थी। ये देखकर लू जिनचेंग ने अपने दिल में अपने दिल को छुरा घोंपा और उसने अपने हाथ की एक लहर के साथ बर्फ की एक मोटी परत ने तेज चाकू के हमले को रोक दिया। लू जिनचेंग, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तुम्हें टैंगलोंग के साथ सहयोग क्यों करना चाहिए? भाड़े के सैनिकों की रेजिमेंट की गणना करो। हाल ही में तुम्हारे निर्णय के कारण बहुत से भाइयों ने अपनी जान गंवाई है। क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें मर जाना चाहिए? बस बकवास करो। अगर तुम्हें मारना है तो मार दो। लू जिनचेंग ने गाओ शुओ पर हमला किया। वे सभी भाड़े के सैनिकों से घिरे हुए थे जो लोग उसका पीछा कर रहे थे। उन्हें सन यांग ने रोक दिया था। अगर वह मरना नहीं चाहता था तो वह केवल हताश था। वह गाओ शुओ के साथ तीसरे क्रम में है, शायद अभी भी लड़ने का मौका है। गाओ शुओ की गति अचानक आसमान छू गई और शक्तिशाली ऊर्जा ने हवा का झोंका घुमाया। भारी दबाव ने लू जिनचेंग के चेहरे को पूरी तरह बदल दिया। वह आश्चर्यचकित था। तुम वास्तव में आगे बढ़ गए हो? एंजेलो भीड़ में चला गया। जब उन्होंने उसे गाओ शुओ के साथ लौटते देखा तो वे सभी उस पर दयालुता से मुस्कुराए। एंजेलो सीधे सन यांग के पास गया जो गद्दारों को उठा रहा था और अपने होंठ चाटते हुए बोला, सन यांग, चॉकलेट खत्म हो गई है और मुझे अब भूख लगी है। सन यांग ने कई दूसरे क्रम की क्षमताओं को सबसे तेज गति से हल किया। वह दौड़कर एंजेलो के पास गया और अंतरिक्ष से चॉकलेट निकालकर एंजेलो को थमा दी। वैसे उसने एक मेज और एक कुर्सी निकाली। उसने मेज पर कुछ केक रखे और मुस्कुराते हुए कहा, इसे केक कहते हैं। इसका स्वाद चॉकलेट जितना ही अच्छा है। आप इसे आजमा सकते हैं। एंजेलो कुर्सी पर बैठ गई, केक उठाया और एक घूंट लिया। मीठे प्रवेश ने तुरंत एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। स्वादिष्ट पानी। तुरंत आओ। सन यांग ने तुरंत पानी की एक बोतल निकाली, एक गिलास लिया और एंजेला के सामने एक गिलास पानी से भर दिया। कुत्ते के पैरों की आकृति ने लोगों के एक समूह की आंखों को चमका दिया। वे सभी सहमत थे कि चेहरा शरारती था। युवा एक मास्टर है जो बिल्कुल बॉस की तरह है, इसलिए सन यांग उसे आकर्षित करने के लिए इतने कुत्ते के पैर रखता है। बेशक कुछ लोगों को लगता है कि सन यांग युवाओं के लिए दिलचस्प है। चौथे और तीसरे क्रम की तुलना में ये सिर्फ संख्या में वृद्धि नहीं है। लू जिनचेंग गाओ शुओ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गाओ शुओ की बर्फ की क्षमता से फिर से टकराने के बाद उसने कमर पर अपने घाव को ढंक लिया और हताश होकर बाहर निकल गया। इतने दिनों तक वह लाश के हाथों नहीं मरा। वह गाओ शुओ के हाथों कैसे मर सकता है? उसने अपनी गति को चरम पर पहुंचा दिया और एक अवशिष्ट छवि को जगह में छोड़ दिया। हालांकि वह तेज और तेज था और तेजी से भाग रहा था। लू जिनचेंग को अचानक एक ठंडा दिल महसूस हुआ। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि बर्फ का एक टुकड़ा उसके दिल में घुस गया और उसके सामने जमीन पर गिर गया। गाओ शुओ लू जिनचेंग के पास आया और उसकी धीरे धीरे बंद होती आंखों को देखा। उसके दिल में केवल एक उदासी महसूस हुई। आखिरी दिनों की शुरुआत में जब वह सबसे ज्यादा दुखी था, लू जिनचेंग ने भोजन के लिए विश्वासघात करने के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन अब उसने अपने अधिकारों के कारण ऐसा किया। इन चीजों में से बॉस यूकुन उसके पास आया और उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। गा ने आह भरी और वह घूम गया और लू जिनचेंग के शरीर को देखना बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी ओर चला गया। भाई को उसे दफनाने दो, एक अच्छी जगह ढूंढो और लाश को हिलने मत दो। मैं ये काम स्वयं करूंगा, युकुन ने गंभीरता से कहा। गाओ शुओ का अवसाद कठिन है। लू जिनचेंग का विश्वासघात उसके अच्छे भाई के प्रति उसकी लापरवाही के कारण हो सकता है। इस समय वह शांत रहने के लिए एक जगह खोजना चाहता है। हालांकि लंबे समय तक बेस छोड़ने के बाद अभी भी कई चीजें हैं जिन्हें उन्हें संभालने की आवश्यकता है। कुछ कदम चलने के बाद ही गाओ शुओ ने देखा कि युवक किनारे पर बैठा केक खा रहा है। इस भयावह माहौल में मुझे डर है कि केवल युवक ही इतना लापरवाह हो सकता है। युवक को उसकी निगाह का एहसास हुआ और उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें साफ और मासूम थीं, बिना किसी अशुद्धता के, और एक भरोसेमंद मुस्कान उसके सामने आई। गाओ शुओ का दिल गर्म हो गया और वह युवक की ओर चल पड़ा। बॉस की अभिव्यक्ति थोड़ी कम लग रही थी, और हाँ, छोटे भाई द्वारा धोखा दिया जाना वास्तव में दुखद था। उस पर पहले भी एक छोटे कंकाल भाई ने हमला किया था। वो उस समय भी बहुत दुखी था। एक अच्छे छोटे भाई के रूप में इस समय वफादार रहना बेहतर है। ये सोचते हुए एंजेलू ने केक का बचा हुआ टुकड़ा उठाया और उसे नाराजगी से देखा। अंत में उसने अपना मुंह खोला और उसे आगे बढ़ाने से पहले एक निवाला लिया। बॉस, दुखी मत हो, ये केक आपके खाने के लिए है। जाहिर है बहुत अनिच्छुक, उसकी आंखें लगभग उस पर जड़ जमा रही हैं, लेकिन युवक ने फिर भी उसे सौंप दिया। गाओ शुओ ने अपने सिर को मजाकिया ढंग से हिलाया और केक को वापस धकेल दिया। आप इसे खाओ, मुझे मिठाई पसंद नहीं है। सच में? एन जिलों ने संदेह से गाओ शुओ को देखा। सचमुच? गाओ शुओ ने सिर हिलाया।
जैसे ही शब्द गिरे, मैंने देखा कि युवक ने जल्दी से बिजली की गति से केक को हल किया और यहाँ तक कि हाथ पर अंतिम मैल को चाटा, उसके मुंह में उभार और कहा, बॉस चिंता न करें, मैं आप हमेशा अपने आसपास अपना पहला भाई रहूंगा। गाओ शुओ खुद को रोक नहीं सका और उसने आगे बढ़कर युवक के बालों को सहलाया। ठीक है, तुम मेरे पहले भाई होगे। जैसे ही गाओ शुओ बेस पर वापस आया, उसने तुरंत बिना रुके खुद को सुधारना शुरू कर दिया। जिन चीजों से निपटना था वे ढेरों ढेर थीं। सन यांग और यूकुन एक जैसे थे। चेंग फेफी ने बेस के पास लाशों को साफ करने के लिए मनोवैज्ञानिकों की एक टीम ली। बेस में मौजूद क्षमताओं द्वारा यही किया जाना चाहिए। यह मूल रूप से बारी बारी से सौंपा गया था, लेकिन गाओ शुओ के गायब होने के बाद उसे लूलिन द्वारा कोल्ड नाइट मर्सिनरी कोर के प्रमुख के रूप में धकेल दिया गया, ये कहते हुए कि अन्य शक्तियां हाल ही में नहीं पहुंच सकी। चेंग फेफी, ये क्रोधी महिला, लूलिन को खोजने के लिए कुछ भाइयों की परेशानी लाने वाली थी, जिसे गाओ शुओ ने रोक दिया था। वैसे भी वह वापस आ गया। भले ही वह ये काम न करे, वे अपने आप उसके पास आ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि वह गढ़ के प्रवेश द्वार पर इस्तेमाल की जाने वाली चौथी क्रम की क्षमता है। मेरा मानना है कि लूलिन और फैंग लिक्सुआन को पहली बार खबर मिली। वे व्यस्त थे, लेकिन एंजेलो व्यस्त नहीं था। उसने गाओ शुओ का पीछा किया और गाओ शुओ ने क्या किया? उसने पीछा किया। गाओ शुओ खड़ा था, वह बस एक तरफ खड़ा था। गाओ शुओ बैठ गया और वह निश्चित रूप से एक कुर्सी ढूंढेगा और गाओ शुओ के सामने बैठ जाएगा। जब गाओ शुओ की बैठक होती तो वह गंभीरता से सुनता। बेशक, जैसे ही हाथ सन यांग की ओर बढ़ाया जाता, सभी प्रकार के स्नैक्स अपने आप हाथ की हथेली में आ जाते, खाते समय सिर हिलाते। वैसे भी जब तक गाओ शुओ ने अपने संज्ञान में जो कहा वह सही है, भले ही वो सही न हो, दूसरों के लिए सुनना भी गलत है। अगर किसी को लगता है कि यह गलत है तो बस इसे कई टुकड़ों में काट लें और पेड़ पर लटका दें। उसे लगा कि यह गलत है और वह वास्तव में गलत था। जिसने उसे पहला छोटा भाई बनाया, उसे बोलने का अधिकार था। भाड़े के सैनिकों की रेजिमेंट में माल आधे से भी कम था और यह सत्यापित किया गया कि लू जिनचेंग ने इसका इस्तेमाल किया था। तब सामग्री के इस बैच का ठिकाना स्पष्ट था। अगर फैंग लिक्सुआन को पता होता कि उसने 6 स्वामी भेजे हैं तो वह कुछ आपूर्ति बदल देता। उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से गाओ शुओ के पास इसे देखने का समय नहीं है। सड़क पर मिले सैन्य आपूर्ति के ढेर ने आपूर्ति की कमी की भरपाई कर दी। कोई राय नहीं बदली और मैंने देखा कि उसके बगल में बैठा युवक ध्यान से सुन रहा था कि वह क्या बात कर रहा था। गाओ शुओ उलझन में था। उसने सोचा कि एंजेला अधीर हो गया था और भाग गया था पहले से ही। ये देखकर कि यद्यपि युवक वहां बैठा था, सुंदर काली आंखें बिना किसी भगवान के मेज पर देख रही थीं, जाहिर तौर पर दूर जा रही थीं। शायद गाओ शुओ की दृष्टि मिली, ये सोचकर कि गाओ शुओ उससे पूछ रहे थे, और तुरंत पीछे मुड़ गए और कहा, बॉस यह सही है, किसी को भी टिप्पणी करने की अनुमति नहीं है। यह उबाऊ है, यहाँ नहीं रहना चाहता और इसे मजबूर मत करो। आधार काफी बड़ा है, आप बाहर जाकर देख सकते हैं। जब उसने ये कहा तो गाओ शुओ का स्वर तुरंत नरम हो गया। बैठक के कठोर स्वर के विपरीत युवक का बिना शर्त और यहाँ तक कि अंधा विश्वास एक स्पष्ट झरने की तरह सीधे उसके दिल के सबसे नर्म हिस्से में घुस गया। उसका सामना करते समय यहाँ तक कि खुद गाओ शुओ ने भी ध्यान नहीं दिया कि उसका स्वर खराब हो गया था। आंखें कोमल थीं। एंजेले की आंखें चमक उठीं और वह उदासीनता से उबर गया। अपना सिर झुकाया और गाओ शुओ को एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई। एक पल के लिए यह ऐसा था जैसे बर्फ और बर्फ पिघल गई हो, वसंत खिल गया हो। उज्ज्वल मुस्कान, एक बच्चे की मासूमियत के साथ, युवा के भव्य और अद्वितीय चेहरे के साथ, एक घातक प्रलोभन के साथ। जो लोग इस मुस्कान को देखते हैं वे दंग रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लंबे समय तक सुंदर लोगों को नहीं देखा है, ये वास्तव में युवा का चेहरा बहुत तेज है। गाओ शुओ ने भी पहली बार युवाओं को इतनी शानदार तरीके से हंसते हुए देखा था। किसी ने नहीं पाया कि हर कोई युवाओं को घूर रहा था। किसी तरह उसके दिल में असंतोष का एक संकेत था। एक विचार था कि वह युवक को छिपाना चाहता था और केवल खुद ही उसे देखना चाहता था। उसने खांसी की और लिन किंगदाओ से कहा, एकमात्र व्यक्ति जिसने युवक को चकित होकर नहीं देखा था, किंग, तुम टहलने के लिए छोटी सी इमारत में जाओ। यहाँ सुन यांग है और सुन यांग तुम्हारे मामलों का प्रबंधन करेगा। भाई शुओ, मुझे भाई यांग द्वारा लाई गई आपूर्ति को व्यवस्थित करने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी, अन्यथा भाड़े की रेजिमेंट को विलंबित करना अच्छा नहीं होगा। लिन किंग ने गाओ शुओ को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसका गुस्सा बहुत पहले ही छा गया था। भाई शुओ ने कभी किसी व्यक्ति से इतनी कोमलता से बात नहीं की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बस एक बार बाहर जाऊंगा और एक व्यक्ति के रूप में वापस आऊंगा। कोई बात नहीं, आप सामान्य मार्ग के बारे में बात कर सकते हैं, बस उसे कुछ स्थानों की ओर इशारा करें जो जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। गाओ शुओ ने फुसफुसाया, क्या आपको उसकी रक्षा के लिए 2 भाइयों को भेजने की जरूरत है? आखिरकार अलोउ के पास कोई योग्यता नहीं है, और जब वह पहली बार बेस पर आया था तो कोई नहीं जानता था कि वह हमारी भाड़े की रेजिमेंट का सदस्य है। ये लिन किंग ने जानबूझकर कहा था। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। अगर सभी को पता होता कि एंजेलों के पास कोई शक्ति नहीं है तो वह बहुत दयालु होता। गाओ शुओ ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, अब सभी आजाद हैं।
इसलिए लिन किंग के शब्दों के कारण गाओ शुओ के सौम्य रवैये के साथ हर किसी की स्थिति तुरंत इन जिलों को द्वारपाल के पहरेदार में बदल गई। यह इस स्तर पर आदमी का पसंदीदा पालतू जानवर है जिसे बॉस ने वापस लाया है। जैसा कि गाओ शुओ ने सोचा था, जब वह वापस लौटा तो खबर जल्द से जल्द प्रमुख बलों तक फैल गई। जब फैंग लिक्सुआन ने खबर सुनी तो वह सोफे पर बैठा था और एक दुर्लभ ग्लास रेड वाइन का स्वाद ले रहा था। वह एक कुर्सी पर आलसी होकर बैठ गया। उसकी लापरवाही अधीनस्थों पर नजर डाली जिन्होंने पत्र की सूचना दी। संकीर्ण डैन फैंग की आंखें थोड़ी ऊपर उठी। इस कार्रवाई ने उसे एक दुष्ट आत्मा के साथ पूरा कर दिया। तुम्हारा मतलब है कि गाओ शुओ मरा नहीं, बल्कि वह बाहर से जिंदा वापस आया और उसकी क्षमताएं चौथे स्तर तक बढ़ गईं। इसका मतलब है कि मैंने जो 6 क्षमता वाले स्वामी भेजे थे वे चले गए हैं, है ना? स्वर के स्पर्श से वो क्रोध की भावना को सुन नहीं सका, लेकिन वह ऊपर देखने से डर रहा था। सोफे पर बैठा युवक इतना शक्तिशाली था कि उनमें एक दूसरे की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। यदि गाओ शुओ की क्षमता उन्नत है तो लुओ जी और उनके पास गाओ शुओ को जीतने का कोई मौका नहीं है, इसलिए मैं अनुमान लगाता हूं कि वे पहले ही मारे जा चुके हैं। कितने लोग वापस आए हैं? कुल 5। गाओ शुओ के अन्य अधीनस्थों के अलावा एक युवक है जिसके पास कोई योग्यता नहीं है। बहुत सुंदर दिखता है, मुझे नहीं पता क्या पहचान है। फैंग लिक्सुआन ने कोई और सवाल नहीं पूछा, बल्कि अपने हाथ में लाल शराब का स्वाद लेने पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि वह लाल शराब 6 सत्ता खोने वालों की तुलना में अधिक कीमती थी। और उसके अधीनस्थ चुपचाप चले गए। फैंग लिक्सुआन ने अचानक एक बेहद पागल मुस्कान दिखाई। वह खड़ा हुआ और खिड़की की ओर चला गया। गाओ शुओ की भाड़े की रेजिमेंट की स्थिति को देखते हुए उसकी आंखों में चंचल रोशनी की एक चमक चमक उठी। गाओ शुओ, मैं जानता हूं कि तुम मरना इतना आसान नहीं है, लेकिन यह अधिक मजेदार है ना? अगर कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है तो ये जीवन उबाऊ होना चाहिए।